हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं बीडब्ल्यू की ये क्लास और इस पर हम अपने सेकंड मॉड्यूल को स्टडी कर रहे हैं मस्ट टाइप से। ठीक है, तो सेकंड मॉड्यूल में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैक्स पीटी पढ़ा हुआ था। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो था उसको स्टार्ट किया हुआ था। आज उसी को कंप्लीट करते हैं और फिर नए थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। सो मनीष, रंजन, विवेक, राहुल, रिंकू, जितेंद्र, दिनेश, आप सभी स्टूडेंट्स को वंस अगेन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, मैक्स पीटी जो है हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसके बनाए हुए थे, है ना। पिछली क्लास में कुछ इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनाए हुए थे, तो आज कंटिन्यू करते हैं, मस्ट टाइप से पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। इसका कुछ एक वेरिएशन भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला था, तो वो भी कर लेते हैं हम लोग, फिर इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मैक्स पीटी का पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Question number 1. Calculate the maximum power. Calculate the maximum power that can be transferred to the load in given network। ठीक है, चलिए नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं फिर। लेट अस सपोज दिस इज आवर नेटवर्क। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स का कनेक्शन कुछ इस तरीके से है। सो यहां पर करंट सोर्स है 5 एम्पियर का। दिस इज ऑफ 2 ohms, दिस इज 1 ohms, 10 वोल्ट, 2 ohm, सॉरी दिस वन इज 3 ohms। ठीक है, ये 1 ohm का है, दिस इज अगेन 10 वोल्ट, 5 ohm का सेक्शन, और ये वेरिएबल है, दिस इज आवर लोड, और ये दिस इज अगेन 20 वोल्ट सोर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आज के दिन का फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड आफ्टरनून डियर हिराग ज्योति, तारिक, वेरी गुड आफ्टरनून आपको भी। और हाँ, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, पहला क्वेश्चन है आज का। मैक्स पीटी का क्वेश्चन बना रहे हैं अभी। पहले 1 घंटे के अंदर मैक्स पीटी कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 1 आवर के अंदर हम लोग अगला थ्योरम जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बैक टू बैक मस्ट टाइप से आज दोनों थ्योरम्स का कंप्लीशन देखना है हमको, है ना। तो एक तो पहले कंप्लीट करें इसको। सो हमारा सेकंड मॉड्यूल ऑनगोइंग है। मॉड्यूल 2 पहला क्वेश्चन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। तो लोड रजिस्टर वेरिएबल है, फिलहाल इसकी मैग्नीट्यूड आपको 5 ohms गिवन है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है इस नेटवर्क को, है ना, और इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, और फिर वहां से आपको इसका आउटपुट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कितना आ रहा होगा इस लोड रजिस्टर पर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट। देखते हैं आप में से किसका आंसर सबसे पहले आता है। एकदम करेक्ट और फास्ट सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप लोगों का आंसर आएगा उसके बाद ही फिर इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार मार्क करके रेडी रहते हैं, देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आंसर किसके किसके आते हैं। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 आंसर्स का इंतजार है, देखते हैं। ठीक है दिनेश, जो भी आंसर है बताइए, जो भी फाइनल आंसर बताइएगा अपना, तो मैं लिख दूंगा। जो भी फाइनल आंसर आप बताएंगे मैं लिख दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप लोग को श्योर होना जरूरी है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आंसर बताएंगे तभी कुछ मतलब है ना। ऋतिक का आंसर आ रहा है सबसे पहले, जीरो वॉट्स। ठीक है दिनेश, RTH
और VTH, ठीक है। तो इन्फानाइट आ रहा है आपका, इन्फानाइट, ठीक है। विनय का क्या आ रहा है 50 वॉट्स, ठीक है। 3 आंसर आ गया मुझे लगता है। चलिए, डायरेक्टली सॉल्व करने वाला सवाल था, इसमें कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चन था नहीं है। रिंकू का कितना आ रहा है 0 वॉट्स, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा इस सर्किट को, सिंपल सा ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, है ना। जस्ट मैंने ऑप्शंस नहीं दिए आपको, पूरा सॉल्व करने को बोला। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप लोड रजिस्टर को रिमूव करते हैं यहाँ से, है ना, पहले स्टेप में जैसे ही आप यहाँ से लोड रजिस्टर को रिमूव करेंगे तुरंत ही, चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिएगा, अब जैसे सपोज कर लीजिए आपकी सर्किट है, सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हैं यूजुअली, आप VTH फाइंड करते हैं मान लीजिए, है ना। RTH भी फाइंड करेंगे, पहले VTH देखते हैं। तो VTH के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से लोड रजिस्टर को हटाएंगे। ये 5 ओम दिया हो या ना दिया हो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो आप देख सकते हैं कि जो 20 वोल्ट है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिसिपेटेड है। मतलब सीधे सीधे VTH की मैग्नीट्यूड आप कितनी लिखेंगे, दिस इज 20 वोल्ट्स, कंप्लीट, कोई एनालिसिस नहीं करना है, कोई I1 I2 कोई मैच नहीं, ठीक है। हिमांशु वेरी गुड आफ्टरनून डियर। दुर्गानंद का भी आंसर आ गया 0 वॉट्स, राहुल का आंसर है 0 वॉट्स, ठीक है। मनीष 0 वॉट्स। जब आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे RTH का कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH। कोई एनालिसिस कुछ नहीं करने की जरूरत है ना, डायरेक्टली सब में आंसर आएगा आपका, देखना है और विद इन 30 सेकंड्स इस टाइप के क्वेश्चन का आपका आंसर आता। तो देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, RL की मैग्नीट्यूड गिवन है, उसके बाद भी उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। VTH या जो 20 वोल्ट जो आपको दिया हुआ है उस सेक्शन को आप क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे शॉर्ट हो, सीरीज हो, पैरेलल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इन 2 पॉइंट्स पर करंट भेजता हूं तो पूरी की पूरी करंट इस शॉर्टेड सेक्शन से ही अपनी सर्किट पूरी कर लेगी। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से समझें, देखिए RTH तो वैसे भी आपको दिख गया यहाँ पर 0 ohms। अगर ऐसे नहीं दिख रहा डायरेक्टली तो आप एक काम करिए, इसको नॉर्मली जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे बनाइए। तो उस केस में बीइंग अ करंट सोर्स ये इतना पोर्शन रिप्लेस हो जाएगा विद ओपन सर्किट। आपके नेटवर्क में ऐसा जो है इतना पार्ट जो है वो बस बचेगा, ऐसा देखते जाइए। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर आप निकाल रहे हैं RTH, जबकि राइट हैंड साइड पे शॉर्ट सर्किट है। तो 1/2 2 पैरेलल टू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो एट द एंड फिर भी आपका RTH 0 ही आना है। तो P max कैसे निकलेगा, P max इज इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH, ठीक है। सो P max इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0 और इन्फिनिट, जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में अगर 2 चीजें लिखी हैं, ऑप्शन में 0 भी दिया है, ऑप्शन में इन्फिनिट भी दिया हुआ है, किसको टिक करेंगे आप? तारिक ने लिखा सर VTH 20 कैसे, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए VTH 20 कैसे हुआ, VTH इज द वोल्टेज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज तारिक जो है वो 20 है, और इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में आप फाइंड कर रहे हैं VTH। देखिएगा 20 क्यों है, अगर आप KCL लगाते हैं तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप KCL अप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि वोल्टेज VA आप इसको बोल लो, और VA की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है। इक्वेशन में भी आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखिए आप लिखेंगे VA माइनस 20 माइनस V0 इक्वल्स टू 0। सो VA इज इक्वल टू प्लस 20 वोल्ट। व्हाट इज VA? VA ही तो VTH है ना, या VAB आप जो फाइंड कर रहे हो वही फाइंड करना है आपको, इधर से कोई लेना देना ही नहीं है, डायरेक्टली यहीं से आ गया। या सिंपली आप देख सकते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज अगर 20 है तो वही आपका VTH डायरेक्टली दिख रहा है, कोई वो नहीं। इन्फिनिट है ना, वेरी गुड आफ्टरनून दीप्ति, बढ़िया। विनय इन्फिनिट, ठीक है। साक्षी ने लिखा 0, रिंकू ने लिखा इन्फिनिट, दिनेश ने लिखा इन्फिनिट, जितेन ने लिखा इन्फिनिट। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट है जहां पर मिस्टेक हो सकता है, हड़बड़ी में हम लोग हो सकता है 0 लिख के आ जाए, है ना। बट ये फॉर्मूले से आपको पता रहना चाहिए ना, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, कोई भी वैल्यू x है डिवाइड बाय 0 है तो क्या आंसर होगा। ऑप्शन में ऐसा ट्रिकी पार्ट कर देता है, ऑप्शन में 0 भी दिया रहेगा, इन्फिनिट भी दिया रहेगा। अब कुछ बच्चे 0 को टिक कर देंगे इसके आंसर पे, क्योंकि ये दोनों सर 0 आ रहा है, मतलब RTH 0 आ रहा है ना, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाना है। बट ये डिवाइडेड बाय 0 में है ना, तो इन्फिनिट लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ। 0
जो है और इन्फानाइट है, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। इन्फानाइट बताता है कि इतनी हाई वैल्यू आप बता नहीं सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, अनडिफाइंड। जीरो बताता है कि इतनी लोएस्ट वैल्यू है कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया इन्फानाइट। देखें कितने लोगों ने इन्फानाइट लिखा हुआ था, टॉप 3 में से इन्फानाइट। दिनेश का आंसर एकदम सही है, दिनेश का आंसर जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़िया, वेरी गुड, है ना? ठीक है दिनेश, वेरी गुड। एमपीटीवी 0 होगा, आरटीएच हाँ होता है, हड़बड़ी में इस टाइप का हो जाता है ना? आरटीएच भी बता दूं राहुल? ठीक है ठीक है ठीक है। स्लाइड छोटा करूं? अच्छा ठीक है, चलिए इसका आरटीएच बता देता हूं मैं यहाँ पर। देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ है ही नहीं वैसे, इस स्लाइड में कुछ था ही नहीं अंदर। चलिए आरटीएच बता देता हूं मैं। आरटीएच तो दिख ही रहा है सीधे सीधे कि जैसे ही आपने लोड रजिस्टर को हटाया और इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, अब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट हैंड साइड पे तो शॉर्ट सर्किट आ चुका है, तो लेफ्ट एलएचएस पे कुछ भी आएगा वो शॉर्ट से ही पैरेलल में होगा, और शॉर्ट सर्किट से कोई भी चीज पैरेलल में होगी तो वो खत्म, जीरो है ना? एनीथिंग इन पैरेलल विद जीरो बिकम्स जीरो। तो कोई मतलब नहीं है इसको और सिंप्लीफाई करने, हालांकि आप सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो, बीइंग हैविंग अ करंट सोर्स आप इसको रिप्लेस कर सकते हो विद ओपन सर्किट, तो 2 और 3 रिडंडेंट हो जाएंगे, हट गए ये सर्किट से। ठीक है, आपके पास यहाँ पे बचा 1 और इस तरफ बचा 1, ये वाला, दोनों सीरीज में 2 पैरेलल टू 0, दैट इज अगेन 0। शॉर्ट सर्किट है तो कुछ नहीं होगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आरटीएच के बेसिस पे बता दिए थे, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राहुल, चलिए बढ़िया, सो वेरी नाइस। तो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें छोटा सा ऐसा ट्रिक रहेगा, छोटा सा ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे आपसे गलती होगी कि आपको पी मैक्स का आंसर 0 दिया रहेगा, हड़बड़ी में हम लोग क्या 0 टिक कर देते हैं, आरटीएच 0 आया, चलो ये पूरा पी मैक्स 0 हो गया भाई, नहीं, आपको चेक करना हो सकता है इन्फानाइट आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला सवाल एक एमसीक्यू करते हैं, ठीक है? पिछली क्लास में कुछ एमसीक्यू किया था, आज भी कुछ एमसीक्यू करते हैं, हो सकता है इससे कुछ सीखने को मिल जाए। When the maximum power transfer takes place, the efficiency of power transfer, छोटे छोटे एमसीक्यूज थे, पिछली क्लास में देखा था हम लोगों ने कि इसकी एफिशिएंसी 50% होती है। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको तुरंत देखते जाएंगे, जो नया क्वेश्चन है उसको लेंगे बस। In which of the following circuits it is not desired to attain the condition of maximum power? ये न्यू क्वेश्चन है, इसका आंसर करते हैं। ठीक, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और बनाते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाते हैं मस्ट टाइप से। क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुके हैं हम लोग, 5th क्वेश्चन लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स इट इज नॉट डिजायर्ड टू अटेन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर? इनमें से किस सर्किट में मैक्सिमम पावर की कंडीशन अटेन करना उतना डिजायरेबल नहीं होता है? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सेकंड ऑप्शन कम्युनिकेशन सर्किट, थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड लास्ट ऑप्शन कंप्यूटर सर्किट्स। तो राहुल का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, विवेक का आंसर है सी ऑप्शन, दिनेश सी ऑप्शन, दुर्गानंद का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, दीप्ति का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, रिंकू का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, साक्षी डी ऑप्शन, कंप्यूटर सर्किट्स। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स इट इज नॉट डिजायर्ड टू अटेन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर? मैक्सिमम पावर की कंडीशन अटेन करना इज नॉट डिजायर्ड, ऐसा बोल रहा है भाई। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो कि लोअर वोल्टेजेस पे या लोअर पोटेंशियल्स पे काम करते हैं, वो जो है वो हमेशा मैक्सिमम पावर उसमें डिजायर्ड कंडीशन रहेगी, वहां एफिशिएंसी कम भी हो जाने से कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा आपके पावर सिस्टम पे। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात अगर मैं करूं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में मैक्सिमम एफिशिएंसी का फंडामेंटल ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है एज कंपेयर टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं, यहां पे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी को देखते हैं। हियर वी लुक अबाउट मैक्स एफिशिएंसी, नॉट मैक्स पावर। जो छोटे रेंज के, जो छोटे सप्लाई पोटेंशियल के जो सर्किट्स होते हैं उनके लिए मैक्सिमम पावर सिग्निफिकेंट है, वहां एफिशिएंसी मायने नहीं रखती है। सर्किट की एफिशिएंसी कम भी होगी तो भी आपका सिस्टम में मैक्सिमम पावर फ्लो हो रहा है, तो आपके जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगे वहां पर, है ना? मैक्सिमम पावर वहां पर बन जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो गए, कम्युनिकेशन सर्किट्स हो गए, कंप्यूटर सर्किट्स हो गए, ये सब में मैक्सिमम पावर डिजायर्ड होती है ना। तारिक का आंसर एकदम सही है, बढ़िया। तो कंप्यूटर बेस्ड सर्किट्स है ना, जो कि बेसिकली फिर से अगेन जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह लगेंगे, डिकोडर्स लगे होंगे, ये सब पूरा रहता है। तो अगेन इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये अगला सवाल आया हुआ है बोर्ड पर। इन द गिवन सर्किट द मैक्सिमम पावर एंड वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो इज। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये पिछली बार बना चुके हैं हम लोग। ठीक है, एक बार आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने पिछली बार आप मतलब सबने नहीं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने 25 ओम्स का आंसर किया था, लेकिन बाद में हमको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू मिली ये, है ना। तो इसका मतलब ये था कि हमको इसका पावर का कैलकुलेशन भी देखना था। ठीक है, चलिए इसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। ये डिस्कस किया जा चुका है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कर चुके हैं कि मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू आरएल इज। आरएल पे कितनी मैक्सिमम पावर हम भेज सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी शायद हो चुका है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट सोर्स। कि मैक्सिमम पावर जो है वो आरएल की किस वैल्यू पे फ्लो होगा, और साथ में आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्स पावर जो है वो कितना है। ये क्वेश्चन शायद नहीं लिए हुए हैं, तो एक बार आप लोग चेक करके बताइएगा। अगर ये क्वेश्चन हो चुका होगा तो फिर हटाएंगे इसको, है ना। ये वाला सवाल एक बार बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। 8th क्वेश्चन ये ऑलरेडी डन या न्यू है? अगर न्यू है तो बनाते हैं, और डन है तो फिर हटा देते हैं इसको। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल। यहाँ आरएल की वैल्यू सबसे पहले बतानी है हमको, फिर उसके बाद आपको मैक्सिमम पावर जो सप्लाई हो रहा है 10 वोल्ट के सोर्स से वो भी बताना है। ठीक है, अच्छा ये होमवर्क क्वेश्चन था क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, न्यू है ना। चलिए तो फिर बढ़िया बढ़िया, बनाते हैं फिर इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए इस बहाने आप लोग का होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा फिर। तो इस क्वेश्चन में आपको आरएल की वैल्यू पूछा था मैक्स पावर के लिए, कितनी होगी अभी देख के बता देते हैं तुरंत। तो आरएल अगर आपको निकालना है तो 4 पैरेलल टू 4 सीरीज विथ 4, तो 4 पैरेलल टू 4 करने से कितना आ गया 2, 2 सीरीज विथ 4 दैट इज इक्वल टू 6 आएगा। अब 6 को लेके आपके पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, पहले गलत वाला को तो हटा दो, ये दोनों गलत वाले हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब। कौन सा करेक्ट आंसर बताइए? आरटीएच तो 6 ओम आ गया सभी का। ठीक है, 4 पैरेलल टू 4 सीरीज विथ 4, आरटीएच तो मिल गया तुरंत। आरटीएच निकाल करके आपने 50% सोल्यूशन निकाल लिया, मतलब 50% सही आंसर तक पहुंच गए। अब एग्जैक्ट सही आंसर क्या होगा वो बताना है जल्दी से। तो देखें सबसे पहला आंसर किसका आता है। छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन था ये बस। राहुल का आंसर है सी ऑप्शन। क्या है भाई सी ऑप्शन में? 6 ओम एंड 3.125। देखिए मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आपको पहले दो चीजें यहां पर चाहिए होंगी। पहले तो यहाँ का वोल्टेज चाहिए होगा इस जगह का, और फिर आरटीएस तो निकला होगा आपका। ठीक है, वोल्टेज कैसे निकालेंगे? अगर वीडीआर लगाऊंगा तो 5-5 वोल्ट दोनों जगह डिसिपेट हो जाएगी। भाई ये ओपन हो जाएगा, यहाँ इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, कोई करंट नहीं डिवाइड होगी, तो जो करंट यहाँ से जा रही है 4 और 4 में डिवाइड होने वाली है। ठीक, तो 5 वोल्ट यहाँ डिसिपेट होगा और 5 वोल्ट इसका आधा यानी कि यहाँ पे डिसिपेट होगा। तो यहाँ का वोल्टेज मिल गया आपको, है ना, यहाँ का वोल्टेज मिल गया। तो VTH आपको मिल चुका है 5 वोल्ट। सॉल्व करके बताइए जरा। रंजन का आंसर आ रहा है 26.04, नवीन का आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, रिंकू का आंसर है सी ऑप्शन, राहुल का आंसर है सी ऑप्शन, विवेक VTH 5 है ना। VTH के लिए अलग से कुछ नहीं करना है ना, आपको VDR ही लगा के मिल जाएगा, या तो VDR की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं दोनों इक्वल वैल्यू के एलिमेंट्स है तो पोटेंशियल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 5 वोल्ट यहाँ मिल गया। RTH ऑलरेडी निकला हुआ है 6 ओम्स, तो Pmax सोच के बढ़िया से क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करके फिर मुझको बता दीजिए कि क्या करेक्ट आंसर है। एकदम श्योर वाला आंसर बताइएगा आप लोग, एकदम 100% श्योर वाला आंसर चाहिए मुझे। ऋतिक का आंसर आ रहा है पावर का 1.04 वॉट्स, विनय का आंसर आ रहा है 1.041
वॉट्स। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर VTH की वैल्यू हमारे पास है 5 वोल्ट्स, RTH की वैल्यू कितनी है 6 ohms। तो Pmax यहां पर आ रहा होगा RTH, Pmax इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। ठीक है, सो इट इज 25 डिवाइडेड बाई 24। दिस शुड बी 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। ऐसे ही आ रहा है क्या आप लोग का? क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिए ना सभी लोग? चलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार जल्दी से। 1.04 वॉट्स यही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन में से कोई से भी मैच नहीं हो रहा है ना? मोनिका का भी आंसर आया हुआ है जो कि करेक्ट आंसर है। मोनिका का भी आंसर आया हुआ है, दैट इज द राइट आंसर। और मैं बता दूं, है ना, मैं बता दूं कि सिर्फ मोनिका का ही आंसर सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन वापस से रीड कर लीजिए आप लोग एक बार। है ना, थोड़ा सा वापस से रीड कर लीजिए। दिनेश वेरी गुड, वेरी गुड दिनेश, राइट है, सही चीज आपने सही टाइम पे पॉइंट आउट कर लिया, है ना। अगर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन वैसा था नहीं जैसा दिख रहा है आपको, है ना। ये ऑप्शन चलिए ठीक है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए थे, इसमें से कोई भी ऑप्शन पे मत जाइए, हटाइए इसको। ठीक है, इसके ऑप्शन ही मैं हाइड कर देता हूं पहले तो, लेकिन क्वेश्चन को आप समझिए पहले, इतना बस देखिए आप क्वेश्चन को, हटाइए ऑप्शन। क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ RL फॉर द मैक्सिमम पावर फ्लो। ये एक अलग क्वेश्चन है। RL आपने पता लगा लिया, दैट इज एकदम करेक्ट, बिल्कुल राइट है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम पावर, यहां से पढ़िए ध्यान से। विवेक वेरी गुड, एकदम सही पॉइंट। दुर्गानंद नहीं, अभी आप सही पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं। मोनिका वेरी गुड, एग्जैक्टली, सबसे पहले आपने ही उस पॉइंट को समझा है और नेक्स्ट सेकंड नंबर पे दिनेश ने उस पॉइंट को समझा है। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज था और थर्ड नंबर पे विवेक ने समझा इस चीज को। अभी तक 3 लोगों ने ही समझा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जैसा दिख रहा है ये है नहीं वैसा कि आप सिंपली 1.04 वॉट जो बता रहे हैं, इतना इजी नहीं था इस क्वेश्चन में पावर फाइंड करना। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट जो था ना, हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार पहले, डिस्कस किए हैं, बट क्वेश्चन अचानक से ये आया आपके सामने। देखिए हम लोगों ने एक पॉइंट कहीं पे लिखा हुआ था कि पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी कितनी होती है? पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी परसेंटेज में कितनी होती है? 50%। तो मतलब एक सोर्स जो होता है ना, एक सोर्स जो पावर जनरेट कर रहा है, जो पावर डिलीवर कर रहा है सर्किट में, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, 2 इक्वल पार्ट्स में। इसका 50% जाता है किसके पास? RTH के पास, और इसका बचा हुआ 50% किसके पास जाता है? RL के पास। तो अगर मान लीजिए RL की वैल्यू 1.04 वॉट्स आती है तो सोर्स कितनी पावर बना रहा है? ये था क्वेश्चन, ये था सवाल एक्चुअल में। मुझे लगता है इस डायग्राम से अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या पूछ रहा है और हमको क्या बताना था, है ना। क्या पूछ रहा था ये कुछ और ही चीज पूछ रहा है आपसे। यह आपको पूछ रहा है कि अगर RL में जितनी भी पावर डिसिपेट हो रही है, आपने कैलकुलेट कर लिया, इट्स वैल्यू इज 1.04 वॉट्स, ठीक है। तो वो जो सोर्स है वो कितनी पावर प्रोवाइड कर रहा है सर्किट को? RL को नहीं, पूरी सर्किट को कितनी प्रोवाइड कर रहा है? तो सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ RTH एंड RL, इन दोनों को कंबाइन करके बना आपके पास सर्किट। उसको ये जानना है कि ये जो 10 वोल्ट का सोर्स है ना, ये इस पूरी सर्किट को कितना पावर दे रहा है। तो भाई आपको इसका अगर पावर पता लगाना है, इसका केवल 50% यानी आधा पावर मिल रहा है किसको? RL को। तो इसका डबल कर दो, आपका सोर्स का पावर निकल आएगा। हाँ ऋतिक, यस, ऑप्शन नहीं मैच होगा, है ना। आंसर में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको छोड़िए, आप लोग अपना सोल्यूशन जो है उस पर वर्क करना है हमको, है ना। हमको क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझना जरूरी है। क्वेश्चन जब आप रीड करते हैं तो उसका पूरा मीनिंग समझिएगा, एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे ट्विस्ट कर देगा।
यहाँ सब कुछ सही दिया हुआ था, यहाँ आरएल को वेरिएबल भी बना दिया था, है ना। सोर्स नेटवर्क भी बिल्कुल इजी सी थी एकदम कि वीटीएच सीधे सीधे निकल जाएगा, तुरंत आप सर्किट को देखें और वीटीएच बता देंगे कुछ बिना किए, तो है ना। तो ऐसा होता है कई बार, चीजें इतनी जैसी डायरेक्ट दिखती हैं वैसी होती नहीं है। इस केस में ये करना था, है ना। दिनेश का आंसर एकदम सही है, बढ़िया। मोनिका का आंसर एकदम सही था, वेरी गुड। और राहुल बिल्कुल सही, 2.08 वॉट्स होगा सर। भाई देखिए 1.04 अगर ये यहाँ डिसिपेट कर रहा है तो 1.04 वॉट यहाँ भी डिसिपेट कर रहा होगा, क्योंकि अब इक्वल वैल्यू के है ना दोनों। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया था आपने, RL इक्वल टू RTH। सो पावर का डिसिपेशन बराबर हो जाता है, और दोनों को जब कंबाइन करोगे तो सोर्स से डिलीवर्ड पावर जो है वो आपको मिल जाएगी 2.08 वॉट्स। सो दिस इज द एक्चुअल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। सोर्स ये पावर सप्लाई कर रहा है आपको, बाहर लोड में इतनी बस मिल रही है, आधी, उसकी हाफ, है ना। तारीख बताइएगा अभी समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से, यहां से पढ़िएगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट सोर्स। अगर आपको बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर सप्लाइड टू द लोड रजिस्टर, अभी तक आज तक आप जो भी पावर निकालते थे लोड रजिस्टर के अक्रॉस, वो इसी के लिए फाइंड करते थे ना कि भाई लोड रजिस्टर पे मैक्सिमम पावर कितनी पहुंच रही है। यहां पूछ लिया कि सोर्स कितना मैक्सिमम पावर दे रहा है, तो भाई मैक्सिमम पावर का सिनारियो एकदम सिंपल सा है। मैक्सिमम पावर का सिनारियो एकदम सिंपल सा है। अगर ये आपका 10 वोल्ट का सोर्स है या जितने भी वोल्ट का सोर्स है ना, VTH निकाला हम लोगों ने 5 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स का VTH आ गया। RTH की मैग्नीट्यूड जो भी आई 6 ओम, और ये हमारा RL है, इसकी मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने 6 ओम कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो पोटेंशियल है ये दोनों में डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका जो पावर है, इसने जो पावर बनाया ये इन दोनों में बराबर मात्रा में डिवाइड हुआ, हाफ हाफ। तो अगर यहां का पावर आप निकालते हैं और इसकी वैल्यू आपको क्या मिलती है 1.04 वॉट्स, तो श्योर होगा कि यहां की भी पावर 1.04 वॉट्स ही होगी, और दोनों को आप सम कर दोगे तो पी टोटल निकलेगा। ये पी टोटल कहां है, ये दोनों तो पावर डिसिपेटेड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल के हिसाब से जितना आप एनर्जी डिलीवर करेंगे उतना ही डिसिपेट होगा सिस्टम, ठीक। तो मतलब इतना ही आप डिलीवर कर रहे होंगे, ये सोर्स इतना ही डिलीवर कर रहा होगा, दोनों का सम, है ना। ये चीज है, बिल्कुल सही जितने, है ना। मल्टीपल सोर्स होता तब तो तभी भी फिर यही करना होता हमको, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये कंडीशन आता है। तो इस केस में ना आपको, इस केस में आपको 10 वोल्ट सोर्स का आउटपुट पूछ रहा है। 10 वोल्ट सोर्स से कितना पावर आएगा वो पूछा, थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको बस समझना था कि ये इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। तो आंसर में आपको दोनों चीजें रहेंगी, आंसर में आपको दोनों चीजें दे रखेगा ऑप्शंस में। यहाँ पे तो ऑप्शंस गलत थे, बट एक्चुअल जब ऑप्शंस आएंगे ना दोनों चीजें रहेंगी। पता है क्या, एक वैल्यू आपका 1.04 भी लिखा रहेगा, 2.08 भी लिखा रहेगा, और फिर बाकी अलग वैल्यूज भी रहेंगी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तुरंत कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे अच्छा 1.04 आ गया, टिक कर देंगे। बट हमको समझना, अगर क्वेश्चन जो बच्चा लास्ट मोमेंट में ध्यान दे दिया होगा वो समझ जाएगा कि 10 वोल्ट सोर्स का पूछ रहा है, मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द सोर्स का क्वेश्चन था ये थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला पार्ट, है ना, खतरनाक था ये वाला ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन से हमको सीखने को मिलता है। ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप अब इस पॉइंट का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 2-3 चीजें आप लोग के पास अब मैक्सिमम पावर को लेके बिल्टअप हो गया है जिससे एग्जाम में गलतियां होती है ना। एक तो ये वाला पॉइंट, एक हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया जिसमें RL वाज नॉट वेरिएबल। एक कंसेप्ट लास्ट और सीखना रह गया, बस वो सीखेंगे फिर मैक्स पीटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले यहां तक का मुझे बताइए, यहां तक का पॉइंट सबको समझ में आया? इस क्वेश्चन को कैसे डील करना था ये क्लियर हो गया अभी आपको? अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बनेगा आप लोगों से। नॉर्मली इस टाइप का ट्रिकी पार्ट जो रहता है गेट वगैरह के या ESC वगैरह के पेपर में ज्यादा रहता है ना, AEJ के एग्जामिनेशन में कम रहता है, बट फिर भी आपको ऐसे सब क्वेश्चंस को इस तरीके से अगर ट्विस्ट करे तो टैकल करना तो आना चाहिए, है ना। दिनेश नहीं, ये सब सोल्यूशन आप लोग को बनाना रहेगा, मतलब कॉपी में खुद से नोट करना है, इसका PDF नहीं रहता है। बिल्कुल बन जाएगा, बढ़िया राहुल, ऋतिक, ऑल डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, और एक आध क्वेश्चन है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन के मैं पूरे आपको ऑप्शंस दिखा देता हूं।
ठीक है, इस क्वेश्चन के पूरे ऑप्शन देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन भी आपको डील करना है, ये क्वेश्चन भी आपको डील करना है, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। एजे एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बट इनिशियली ये गेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गेट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कॉमनली एजे के लेवल पर भी पूछे जाते हैं, है ना। गेट के सब क्वेश्चन नहीं बनाने की जरूरत है, उस लेवल का नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एजे एग्जामिनेशन में भी कॉमन है, तो वो बनना चाहिए आपसे। मैं इस सर्किट को हाईलाइट कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड्स आपको दिख जाएंगी पूरी, प्लस माइनस यहाँ लिखा हुआ है। दिस वन इज 10 वोल्ट का सोर्स, यहाँ से एक ऐसा वेरिएबल रजिस्टर बना हुआ है। क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग रीड कर लीजिए, ठीक है, तब तक मैं सर्किट को रीड्रॉ कर लूँ। यहाँ लिखा हुआ है 6 ओम, ठीक। दिस वन इज आरएल, यहां पर बना है आपका आरएल। चलिए, ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर टू द लोड हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms इज। तो ऋतिक का आंसर सबसे पहले आया है, ठीक है। आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग सब देखिए इसको सॉल्व करके, ठीक है। गेट 2004 का 21-4 का ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है 3 ohms, दूसरा ऑप्शन दिया है 0 ohms, थर्ड ऑप्शन है 6 ohms एंड लास्ट ऑप्शन इज 2 ohms। यहां पर आर नाम का एक वेरिएबल रजिस्टर है, ध्यान दीजिएगा, इस बार आपका लोड रजिस्टर वेरिएबल नहीं है। इस बार जो लोड रजिस्टर है इट इज नॉट वेरिएबल, ये फिक्स्ड है। आपको पूछा है कि इस गिवन सर्किट में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कितनी रखी जाए फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर टू द लोड हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms। ये लोड की रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है, इसकी मैग्नीट्यूड बता रखा है आपको कि 3 ohms है। पिछली बार हम लोग लिखे थे ना, इसका एक कंडीशन लिखे थे थ्योरी में कि अगर लोड की रेजिस्टेंस फिक्स्ड है और मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है तो नहीं फाइंड कर सकते हैं पावर, लेकिन अगर लोड की रेजिस्टेंस फिक्स्ड है और मैग्नीट्यूड बता रखा है तो पावर निकाला जा सकता है उसके थ्रू, ठीक। अभी आपको बोलता है कि इस आर की वैल्यू को कितना एडजस्ट किया जाए सो दैट कि इस लोड से मैक्सिमम पावर गुजरने लग जाए। तो एक थ्योरी, छोटा सा एक थ्योरी पोर्शन क्लास के शुरुआत में, मैक्स पीटी के शुरुआत में मैंने लिखवाया हुआ है आपको। मनीष का आंसर है 6 ohm, नयन का आंसर है ए ऑप्शन यानी कि 3 ohm, विनय का आंसर है सी ऑप्शन, रंजन का आंसर है 3, तारिक का आंसर है सी ऑप्शन यानी 6 ohms, दिनेश का आंसर है बी ऑप्शन 0 ohms, ठीक है, हिमांशु सी ऑप्शन। तो सबसे पहला आंसर आया था ऋतिक का, सेकंड आंसर आया था मोनिका का, और थर्ड आंसर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि किसका आया हुआ था, है ना, बट ठीक है। अब स्टार्टिंग में आपके नोट्स के कुछ पेज बैक करिए, वहां पे शुरुआत में एक केस हम लोगों ने लिया हुआ था। उस केस में एक पॉइंट मैंने आप लोग को लिखवाया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। वो केस कुछ ऐसा था कि अगर सर्किट में आरएल वेरिएबल हो जाए या इनफैक्ट उसकी जगह पे आरटीएच वेरिएबल हो जाए तो क्या करना चाहिए। उस स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए जल्दी से। अगर ऐसा कोई नेटवर्क है आपके पास, इस बार आर टी एच जो है ये वेरिएबल है, या आर एस आप इसको बोल लो, ये वेरिएबल है, एंड दिस इज आर एल, इट इज ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, ये वी टी एच है। तो इस तक मैक्सिमम पावर पहुंचे उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा हमको, इसी के बारे में कुछ लिखे हुए हैं हम लोग। रंजन ने लिखा 6 होगा सर, हिराग ज्योति ने लिखा सी ऑप्शन होगा सर, हिमांशु ने लिखा सी ऑप्शन, विवेक एक छोटी सी थ्योरी लिखी हुई है। क्या थ्योरी लिखी हुई है हिमांशु? अभी सही, वेरी गुड। जेरेमी का क्या आया? 6। दिनेश वेरी गुड। विनय राइट, एग्जैक्टली। लीस्ट वैल्यू लिखा हुआ है ना हम लोगों ने कि अगर इन केस इफ आर एल इज फिक्स्ड, ये अलग एक कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। इफ आर एल इज फिक्स्ड and RS is variable, then it should be varied up to the least possible value
मैक्सिमम पावर फ्लो टू RL। ये बेसिक सा फंडा है, अगली बार मतलब अभी चलिए इस क्वेश्चन में तो सॉल्व करके देखेंगे। लीस्ट पॉइंट होना चाहिए ना, लीस्ट वैल्यू का होना चाहिए, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली तो उस हिसाब से यहां जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा वही लगाएंगे आप, इस ऑप्शन में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू का सेक्शन होगा वही लगाएंगे आप। तो यहां सबसे लीस्ट वैल्यू जो है 0 है, लेकिन हम कैसे मान लें कि ये थ्योरी सही है? मतलब हम तो पहली बार सुन रहे हैं ना, हम कैसे मान लें कि थ्योरी सही है? एक काम करते हैं, सब वैल्यू को पुट कर करके एक बार कैलकुलेट करते हैं, मजा आएगा, देखिएगा। सभी मैग्नीट्यूड जो जो लिखा हुआ है ना, सबको पुट करके कैलकुलेट करते हैं इस सेम सर्किट में, इसी सेम गिवन सर्किट में। चलिए सर्किट को लेके चलते हैं बोर्ड पर। आंसर आप सबको पता है कि इसका 0 जो होगा वो सही आंसर है, लीस्ट वैल्यू तो वही है, सो 0 शुड बी द राइट आंसर। तो इसको जरा कैलकुलेट करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको यहां पे रखते हैं, ठीक है। सब केसेस के लिए मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। केस 1, फर्स्ट केस, इफ R इज 3 ohms, तो P max क्या होगा? P max या P क्या होगा भाई? P max तो तब निकलेगा ना जब RL इक्वल टू RTH होगा, ठीक। P इज इक्वल टू, अगर ये 3 होगा तो 3 पैरेलल टू 6, 3 into 6 upon 3 plus 6 दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा RL कितना है हमारे पास? इट इज ऑलरेडी 3 ohm, ठीक है, इट इज ऑलरेडी 3 ohm। तो अब देखिए RL की वैल्यू क्या है? 3 ohm, RL की वैल्यू है 3 ohm, ठीक। RTH को आपने क्या कर दिया? 3 कर दिया, 3 into 6 upon 3 plus 6, 18/9 यानी कि 2। तो 2 आ गया यहाँ पर, 3 आ गया यहाँ पर, ठीक। अगर ग्राफ आपको याद होगा, ऐसे तो बताने की भी नीड नहीं है, आपको ग्राफ ध्यान में होगा तो आपको पता होगा कि RL इक्वल टू RTH को छोड़ के इस किसी भी कंडीशन पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पर भी अगर आप जाएंगे, यानी RL से छोटी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, तो भी पावर मैक्सिमम नहीं होगी। बट ठीक है, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम लोग। तो इस कंडीशन पे कितनी पावर जाएगी भाई? यहाँ पे 2 ohm है और यहाँ पर 3 ohm है, तो करंट कितनी होगी? I इज इक्वल टू V/R 10/5 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो पावर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 to 4, 4 3 12 वॉट्स। फर्स्ट केस का पावर आ गया। केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं। बिल्कुल सही ऋतिक, एग्जैक्टली राइट। है ना तारिक? ये वाला कंडीशन कल की क्लास में नहीं, परसों की क्लास में जब मैक्स पीटी शुरू किया था हम लोगों ने, तब देखा था। एग्जैक्टली जस्ट स्टार्ट किए थे और उसी समय ये कंडीशन डिस्कस किए थे कि अगर RL वेरिएबल नहीं रहा और RTH वेरिएबल हो गया तो क्या करना पड़ेगा। तो वहां लिखे थे, लेकिन मैंने बोला था कि ये कंडीशन डिस्कस करेंगे बाद में, ये इसीलिए अभी डिस्कस कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चन। तो नेक्स्ट केस देखते हैं जरा। अगला केस जो है 0 का, इसको छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में लेंगे। अगला केस 6 ohm का लेते हैं और फिर 2 ohm का लेते हैं। नेक्स्ट केस 6 ohm का, इफ R इज 6 ohm, ठीक है। RL कितना है हमारा? 3 ohm का है, ठीक है। तो RTH कितना आएगा? देखिए 6 पैरेलल टू 6, 6 into 6 upon 6 plus 6, या 6/2 सीधे सीधे बोल लो, 3 ohm, ठीक है। RTH RL कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइएगा जरा। P max का फॉर्मूला लगा दें क्या यहाँ पर? P max का फॉर्मूला लगा दें क्या यहाँ पर कि P max इज इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोग को सोच के बताना है, ठीक है। और यहाँ पर VTH की वैल्यू क्या है? P max इज इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। सो व्हाट इज RTH? RTH इज 3 ohms। VTH क्या है यहाँ पर भाई? VTH यानी यहाँ का वोल्टेज, VTH यानी इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पर, अगर इस जगह पर प्लस माइनस में 10 वोल्ट है, तो इस A और B पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल बनेगा? सोचिए, पोटेंशियल बिटवीन A एंड B पॉइंट्स कितना होगा? पोटेंशियल बिटवीन A एंड B पॉइंट्स कितना बनेगा? सोचिए। अगर मैं इसका VTH बनाने जाऊं, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 ohm, A और B यहाँ पर 10 वोल्ट, है ना। अगर आप इसको VTH में कन्वर्ट भी करें तो आपको ये पता है कि यहाँ कोई मैश बन नहीं रही है, तो जितना इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज है उतना ही इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज होगा। सिंपल थिंग। सो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है, यानी 100 डिवाइडेड बाई 12।
ठीक है, पूरे एक साथ 100 को ही लेना पड़ेगा। तो 8 पॉइंट समथिंग, ठीक, छोड़ देते हैं इसको, 8 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स। तीसरा केस है ना, ऋतिक ने लिखा कि पीमैक्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि आरएल फिक्स्ड है हमारा, है ना। ये कंसेप्ट वाली बात है, ये जानने वाली बात है, बट ठीक है, कोई बच्चा अगर इसको लगा भी रहा है तो उसका डेटा ऐसा कुछ आएगा 100/12, 8 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी दोनों के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। 100 डिवाइड बाई 12, 8.333, ठीक है, 8.333 वॉट्स। अगर लगा भी देता है तो देखो क्या आता है। फिर नेक्स्ट डेटा देखिए, 6 ओम और 2 ओम, 2 ओम है नेक्स्ट। इफ आर की वैल्यू 2 ओम रखते है ना, और आर एल तो हमारा वैसे ही 3 ओम है, देखते जाइए क्या होता। आर अगर 2 ओम है तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 ओम होने से 2 × 6/2 + 6, 12/8, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, it is 3/2, that is 1.5 ohms। ठीक है, ये कितना आ गया 1.5 ohms। सो पावर कितना होगा, I का स्क्वायर R, है ना। R टोटल कितना है, 3 + 1.5, दैट इज 4/5, दैट इज 4.5 ना। चलिए एक काम करते हैं, इसको फ्रैक्शन में ही रख देता हूं मैं, 3/2 रहने देते हैं। तो R टोटल कितना है, 3/2 + 3, 2 3s are 6, 7 8 9 डिवाइडेड बाई 2। तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, करंट कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू V/R, ये V है और ये R है, रेसिप्रोकल में अपॉन में कर दिया मैंने, तो दिस इज इक्वल टू 20/9। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। 20/9, दिस वैल्यू इज 2.222। अब पावर हो जाएगा 2.222 का स्क्वायर इंटू R, इंटू R। R कितना है, RL यानी कि 3। ठीक है, जस्ट हम लोग एनालिसिस करके देख रहे हैं कि क्या होता है। सो दिस वैल्यू स्क्वायर इंटू 3 सॉरी 14.811 वॉट्स पावर। ठीक है, अभी तक देखिए क्या क्या आ चुका है पावर में। सबसे पहले केस में आया 12 वॉट, सेकंड केस में आया 8 वॉट, तीसरे केस में आया 14.811 वॉट्स। लास्ट केस लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, आखिरी केस लेते हैं, आखिरी केस लेते हैं। लास्ट केस इज व्हेन R इज 0 ohms, व्हेन R इज 0 ohms, R की वैल्यू ही पूरी 0। अब भाई देखिए RL कितना है आपका, 3 ohms है। ठीक है, देखते जाइएगा ध्यान से। सो देयरफॉर RTH कितना हो जाएगा, पैरेलल होने की वजह से पूरा RTH खत्म हो जाएगा इस बार, RTH इज 0। सो फिर से लिखूंगा मैं पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R, वो VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH तो लगेगा नहीं ना, RL इक्वल टू RTH तो हो ही नहीं रहा है, तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू V/R। V कितना है 20, सॉरी इट इज 10 आई गेस, V मुझे लगता है कि 10 वोल्ट था ना, और R की वैल्यू है 3, 3 3s are 9, 10 अगेन 3 3s are 9, 3.333 एम्पियर, ये करंट की मैग्नीट्यूड आई। और फिर से मैं पावर अगर निकालूं I स्क्वायर R करके, तो पावर की वैल्यू मेरे पास दिखेगी 3.333 का स्क्वायर इंटू 3, I स्क्वायर इंटू R। चलिए देखें, सो दिस वैल्यू इज 3.333 का स्क्वायर इंटू R। नाउ द वैल्यू ऑफ पावर इज 33.326 वॉट्स। तो जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था आप उसको खुद प्रूव होता हुआ देख सकते हैं। हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है, मस्त है, सही है। रंजन ने लिखा 12 वॉट कैसे सर, 12 वॉट पिछले केस का पूछ रहे हो आप, यहां फर्स्ट केस का, सभी केसेस को देखते जाइए, सिंपल सा थिंग है। I इज इक्वल टू V/R, 10/5, 5 क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया दैट इज 2, यहाँ का जो रिजल्टेंट आया दैट इज 3, मतलब इस यहाँ तो दिया ही हुआ है ना, तो 3 + 2 सीरीज, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू V/R।
आर करके, है ना। आर मतलब आर टोटल, टोटल आर में क्या क्या चीज है, एक आर एल है प्लस आर टी एच है, दोनों को सब जब एक साथ कंबाइन करोगे तब तो आएगा ना, इसलिए 5 आया था वहां पे, है ना रंजन, और इसलिए फिर 12 वॉट बना, है ना, इसीलिए 12 वॉट बना यहाँ पे। तो I इज इक्वल टू वी बाई आर लिखे हम लोग, जिससे 2 एम्पियर की करंट जाती हुई मिली। अब पावर वहां का निकालना था तो इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 की, इसलिए 12 वॉट आया। फर्स्ट केस 12 वॉट्स, जब 6 ओम था आर की वैल्यू तभी भी आप देख लीजिए कितना आया, 8.33 वॉट। जब नेक्स्ट केस में आर की वैल्यू 2 ओम आपने रखा तभी भी आपका पावर कितना आया, तो भी आपका पावर लेस आया, 14.811 वॉट्स। लास्ट केस में आप देखिए कि जब आर की वैल्यू 0 ओम रखेंगे, लीस्ट वैल्यू पे लेके जाएंगे जब नेट आरटीएच को, तब जाके आपको मिलेगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर फ्लो, इसी नॉर्मल फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला तो यही एप्लीकेबल होगा ना, वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएच थोड़ी ना रख सकते हैं वहां पे, वो तो इक्वल का कंडीशन ही नहीं है। जबकि वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रख के दिखाया आपको इस जगह पे, क्योंकि आरटीएच और आरएल बराबर हुए थे, हालांकि यहाँ पे भी नहीं लगाना चाहिए, बट फिर भी आप अगर मैक्सिमम का भी पावर लगा का भी फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो भी मैक्सिमम पावर नहीं जाएगी उस केस में। अगर कंपैरिजन में हमारे पास और छोटे वैल्यू का कोई एलिमेंट है तो, ठीक है। मैंने जूम आउट कर दिया, आप पूरे सब केस का एनालिसिस देख सकते हैं, पूरे केस का एनालिसिस लिखा हुआ है इसके अंदर, 1 2 3 4th केस, लास्ट केस भी दिया हुआ है। तो इसी चीज से बचने के लिए, कि मतलब ये ना करना पड़े आपको, इसलिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि थ्योरी में ही सीधे लिख लिया है कि अगर आरटीएच वेरिएबल है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है, मैक्सिमम पावर फ्लो कराना है और अगर आरटीएच वेरिएबल दे दिया तो वो लोग क्या कर देते हैं, उसको आरएल के बराबर ले आते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे आरएल 3 ओम दिया हुआ है ना, तो वो लोग बोलेंगे सर आरटीएच भी 3 ओम होना चाहिए, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते रट लेते हैं उस चीज को कि भाई आरएल इक्वल टू आरटीएच, आरएल इक्वल टू आरटीएच, उसी पे मैक्स पावर जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही पता चलता है आरएल 3 ओम है, बताओ आरटीएच कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए। कैसे 3 होना चाहिए, है ना। एग्जैक्टली साक्षी, बिल्कुल सही, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा वही आपके ऑप्शन में आएगा, वही आपके ऑप्शन में फिट बैठेगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बढ़िया से पता रहने चाहिए थे, है ना। अभी जस्ट इससे पहले एक पॉइंट हम लोगों ने देखा और नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए बढ़िया। सो यहां तक का डाउट सबको क्लियर, ये लास्ट पॉइंट था इसके बारे में बताने का। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो फिर मैक्स पीटी का मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स अब आपसे बन जाएगा। अब एक बार और मैक्स पीटी आएगा वापस जब हम एसी सर्किट्स का एनालिसिस करेंगे, तो एक बार और मैं आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर समझाऊंगा, लेकिन वो एसी सर्किट्स के लिए इंपिडेंसेस के फॉर्म में, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे कि इंपिडेंसेस के फॉर्म में कैसे उसको जेड इनवर्स या जेड कॉन्जुगेट के फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो तब जब आप पहले इंपिडेंस का फंडामेंटल, उसका बेसिक्स, वो सब जब पढ़ लेंगे तब, ठीक है। ये डन। एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो बेसिक्स रहेगा, है ना। अब तो बेसिक जस्ट इसको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ये क्वेश्चन गेट के एग्जामिनेशन में आया था, जो बच्चे कंसेप्ट नहीं पढ़ के गए थे वो ए ऑप्शन को ऑप्ट कर दिए थे, है ना, जो जिनकी वैसी प्रिपरेशन थी नहीं, या जो है ना कॉन्जुगेट का। यस राहुल, तो जो ऐसा डाउट में थे वो 3 को टिक कर देते, क्यों, क्योंकि आरएल 3 बोल दिया है कि आरएल की वैल्यू भाई 3 ओम है, तो ये भी 3 ओम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो दिया हुआ आरटीएच नहीं ना, उस कंडीशन में 0 मिनिमम वैल्यू। आरटीएच को फिर अगर आप वेरी कर सकते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू बना दीजिए, ताकि पावर का पूरा डिसिपेशन इसके अक्रॉस हो, ना कि इसके अक्रॉस। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का एप्लीकेशन जो है ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जितने भी हैं उन सब में हम उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि जो फंडामेंटल है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे बेस नहीं करता है। वहाँ एफिशिएंसी कम भी होगी तो चल जाएगा, एफिशिएंसी 50% होती है ना इसकी, तो कितनी कम है, आप ट्रांसफार्मर की तुलना में देख लीजिए, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है इसके कंपैरिजन में, तो एफिशिएंट नहीं है ये, ज्यादा ट्रांसफर की एफिशिएंसी नहीं शो करता है। पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड की एफिशिएंसी बहुत पुअर है, लेकिन मैक्सिमम पावर जरूर भेज देता है सोर्स लोड तक। सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी हमको मैक्सिमम पावर ही भेजने की नीड रहती है लोड तक, है ना। तो अगर वो हो पा रहा है तो दैट इज गुड, क्योंकि वहां पर हम लोअर पोटेंशियल लोअर करंट पे डील करते हैं, तो इस वजह से। तो मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन रहा होगा, है ना। यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं फ्रेम करके आपको देता हूं, ये लिख लिए ना सभी लोग।
हाँ एग्जैक्टली राहुल, यस 0 ओम से, राहुल ने लिखा है कि सर 0 ओम से सारा करंट 3 ओम में चला जाएगा, 6 ओम वर्क ही नहीं करेगा। 0 है ना, ऊपर 6 है, शॉर्ट सर्किट है, दोनों को पैरेलल कर दो तो 0 हो जाएगा, मतलब आरटीएच एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आरटीएच एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सोर्स से सीधे सीधे लोड जुड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम पावर जाएगा, है ना, मैक्सिमम पावर ही जाना है फिर उस केस में। मतलब नॉर्मल फॉर्मूले से भी आप निकालोगे तो पावर की वैल्यू हाईएस्ट ही आएगी बाकी केसेस की तुलना में, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और, जस्ट बेसिक सा है, डिटेल में बढ़िया सॉल्व करना है आपको इस सवाल को। लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम पावर find the maximum power through RL if the value of R is adjustable then also calculate its required magnitude, for maximum power flow to the load। ठीक है, तो ये डाउट का क्वेश्चन आया था मेरे पास, है ना, ये क्वेश्चन जो था डाउट के फॉर्म में आया हुआ था, हालांकि अभी जस्ट आप लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब दिक्कत तो नहीं जाएगी इस टाइप के सवालों में, बट चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन का डाउट। देखिए लगभग सेम ही क्वेश्चन है, बस मैग्नीट्यूड अलग है, सेम क्वेश्चन है ना। ये डाउट दीप्ति की तरफ से आया हुआ है, तो ये डाउट क्वेश्चन आप सब लोग भी सॉल्व करिए। अभी जस्ट आपने ऐसा एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब आपसे ये बन जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ RX फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू 20 ओम रजिस्टर। दिस इज RL ऑफ 20 ओम्स। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये, बट ठीक है सॉल्व करिए आप लोग। एंड दिस इज 25 ओम्स। यहां कोई ऑप्शन नहीं दिया है, अब आपको बताना है इसमें सोच के, ठीक है, आपको बताना है इसमें सोच के क्या क्या चीज पूछा हुआ है, लिखा है। देखिए यहां लिखा है फाइंड द मैक्सिमम पावर, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया सवाल को अपने हिसाब से, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, नहीं तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैक्सिमम पावर थ्रू RL इफ द वैल्यू ऑफ R इज एडजस्टेबल देन ऑल्सो कैलकुलेट इट्स रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो टू द लोड। बोलता है कि अगर R की वैल्यू या RX की वैल्यू एडजस्टेबल है तो ये बताइए कि इसकी वैल्यू को कितना रखा जाए सो दैट कि लोड तक मैक्सिमम पावर पहुंचे, और उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी बतानी है आपको। सेम टाइप का क्वेश्चन, अब देखते हैं उससे आप क्या सीखें। इस क्वेश्चन पे आपको वही अप्लाई करना है, उस पिछले सवाल से आपने जो सीखा होगा उसको इस पे लगाना है। तो मैं अगर आपको मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने को नहीं बोलता तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता। वेरी गुड, ऋतिक का आंसर सबसे पहले आ चुका है, ऋतिक का आंसर सबसे पहले आ चुका है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिए बिना आपको डायरेक्टली ऐसा कोई सवाल पूछ ले तो सबसे इजीएस्ट थिंग वही होगा, है ना। ऋतिक का आंसर वेरी नाइस, ऋतिक वेरी गुड, करेक्ट है एकदम। सभी लोग सॉल्व करिएगा। दो चीज पूछा है बस, यहां पे दो ही चीज बताना है आपको, एक तो RX की रिक्वायर्ड वैल्यू, दूसरा आपको Pmax। विनय का आंसर आ चुका है, RX का आंसर बताया विनय ने, ठीक है बढ़िया। राहुल, दिनेश, ठीक है चलिए देखते हैं। देखिए भाई यहां पर RX की मैग्नीट्यूड क्या रखना चाहिए, सिंपल सा थिंग है, RX शुड बी लीस्ट
क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं पूरी की पूरी करंट इस तक पहुंच जाए, तभी मैक्सिमम पावर फ्लो होगी। तो आर एक्स को जितना हो सके छोटा बना दो, जीरो कर दो, जीरो पैरेलल टू जीरो विल बी जीरो, ठीक है। तो मतलब पूरी करंट जाने लग जाएगी। तो आर एक्स की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है? 0 ohms। क्वेश्चन का पहला हाफ यहीं खत्म। द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर आर एक्स इज 0 ohms। सोर्स रेजिस्टेंस है ही नहीं वहां पर, ठीक है। इन्फानाइट भी आ रहा है किसी का, जितेन का आंसर इन्फानाइट आ रहा है। कैसे कैसे आ रहा है इन्फानाइट? जितेन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया। एक्चुअल सवाल ऐसा नहीं था, एक्चुअल सवाल में सिर्फ आर एक्स निकालना था। मैंने क्वेश्चन को इसलिए थोड़ा सा बढ़ा दिया कि पावर भी निकालना है, क्योंकि मुझे पता है कहां पे मिस्टेक होगी। अगर आप ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं और उससे आरटीएच के जगह 0 पुट कर रहे होंगे तभी इन्फानाइट आ रहा होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं ना यहाँ पर। ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पर। बताइए मुझे, ऐसे ही आ रहा है क्या? इसी वजह से आ रहा था क्या इन्फानाइट आपका आंसर? साक्षी का आंसर कितना आ गया? आर एक्स 0, ठीक है। और पी मैक्स की वैल्यू 60। विनय का कितना आ रहा है? 45 वॉट्स। यार यहाँ पावर ना एकदम डायरेक्टली निकलेगा, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, बस इससे निकलेगा। आर की वैल्यू 20 है, करंट कितनी है? या आप वी स्क्वायर बाई आर से भी आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 कर सकते हैं ये चीज। यही तो था बस। तारिक का भी आंसर आ गया, ठीक है ठीक है। मनीष का आंसर आ गया, ठीक है। विनय का आंसर है एकदम सही, बढ़िया। ऋतिक ने सबसे पहले आंसर किया था, तो ऋतिक वेरी गुड, एग्जैक्टली सही आंसर था आपका। तो ये चीज नहीं करना है भाई, मैक्सिमम पावर फ्लो आपको करने बोल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम पावर जाएगी यहां से, आप समझ रहे हैं। बट आर एल इक्वल टू आरटीएस तो हुआ ही नहीं ना यहाँ पे। आर एल इक्वल टू आरटीएस तो हो ही नहीं रहा है। आपका आरटीएस तो 0 है, जबकि आर एल 20 है और वो फिक्स्ड है, उसको बदल भी नहीं सकते। तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये फॉर्मूला लगेगा थोड़ी ना। दिस फॉर्मूला इज इनवैलिड फॉर दिस टाइप ऑफ केस, इनवैलिड है। ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं तो नीचे 0 आएगा ही नहीं, और नीचे जब 0 नहीं आएगा तो इन्फानाइट थोड़ी ना होगा, ना इन्फानाइट ना 0। तो ये हमसे बनना चाहिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन, है ना। ऐसा ट्रिकी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। इनिशियली ये जो सवाल था अलग था, इस सवाल में जस्ट आपको पूछा था कि आर एक्स की वैल्यू को कितना रखा जाए सो दैट लोड से मैक्सिमम पावर जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आर एक्स को 0 बना दो, लोड से मैक्सिमम पावर जाने लग जाएगी। बट मैंने इसीलिए उस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, एक स्टेप और आगे ले गए कि पावर भी फाइंड करके जरा बताइए। तो आपके माइंड में यह है कि अगर इसको 0 कर दिया तो सर मैक्सिमम पावर जा रही है, और मैक्सिमम पावर जा रही है तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। नहीं लगाना, ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, इसकी कंडीशन है ना। बताइए ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? रंजन बताइएगा अभी, है ना। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां पे मिस्टेक होती है। एमसीक्यू में ऐसे ही सवाल पूछता है आपसे। एमसीक्यू क्वेश्चंस जब बनते हैं ना तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। बैक क्वेश्चन फिर से सर, अच्छा पिछला क्वेश्चन फिर से बताऊं? पहले ये वाला क्वेश्चन का बताइए, पहले ये क्वेश्चन क्लियर करिए, फिर मैं पिछला क्वेश्चन पे जाऊंगा। सभी का आंसर 45 आया कि नहीं आया? डिफरेंट डिफरेंट आंसर मुझे दिख रहा था। रिंकू का आंसर 90 आया हुआ था, कैसे? साक्षी का आंसर 45 आ गया, ठीक है। मनीष 45 वॉट, तारिक 45 वॉट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पॉइंट सबको समझ में आया? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ये बड़ा जरूरी पॉइंट है कि आपको क्लियर हो, है ना। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है कि आपको बढ़िया से क्लियर होना चाहिए चीज। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स निकल के आते हैं। वो सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हम लोग कर चुके हैं, आपकी कॉपी में सब लिखा हुआ है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रिवाइज करिएगा अच्छे से। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, ओके ओके ठीक है। राहुल ने लिखा कि सर पिछला भी तो यही है, एग्जैक्टली पिछला भी यही है, पिछला भी ऐसे ही है, उसी के ऊपर बेस था। बस यहाँ पे पावर भी फाइंड करने मैंने बोल दिया था। पिछले केस में भी शायद पावर का ही पूछा था आपसे कि किसमें हाईएस्ट पावर जो है वो फ्लो होगी। कोई दिक्कत नहीं है। नयन का आंसर 45 है, बिल्कुल सही। अच्छा रिंकू ने लिखा कि सर 2 छूट गया था, डिवाइड नहीं किया। अच्छा तभी आपका 90 आ रहा था ना। हाँ लास्ट में 2 से जब डिवाइड होता है तो क्लियर हो जाता है। लास्ट पॉइंट रिपीट, पावर वाला, ठीक है मांशु, मैं बता देता हूं। Since RL is not equal to RTH, therefore Pmax is equals to VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH।
this formula cannot be applied in the above question. ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा इसका एक ही कंडीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ तब आप लगा सकते हैं जब RL इक्वल टू RTH. ये ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, ये फॉर्मूला एकदम से नहीं लगाना है. मैक्सिमम पावर तो लिखा रहेगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा कि जब RL और RTH बराबर हो रही होंगी ना, तब आप फ्री हैं लगाने को, तब आपका ये फॉर्मूला जेन्युइन है, वैलिड है. लेकिन जब तक ये सिनारियो नहीं अचीव होगा तब तक मैक्सिमम पावर नहीं जाएगी. यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि फाइंड द मैक्सिमम पावर थ्रू RL के थ्रू मैक्सिमम पावर निकालो. तो आपने क्या किया, पहले इसको क्या किया, छोटी वैल्यू पे ले आए, फिर आपने Pmax का अगर फॉर्मूला लगा दिया VTH² 4RTH, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा तुरंत के तुरंत. क्यों इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि RTH और RL तो बराबर हुआ ही नहीं. आपका फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है वो वाला VTH² 4RTH वाला जब RL और RTH बोथ बिकम इक्वल टू ईच अदर. यहाँ तो ऐसा है नहीं ना, इसको आपने जीरो कर दिया, जिससे कि पैरेलल में सॉल्व होने की वजह से ये दोनों जीरो हो गए. अब ये दोनों जिस मोमेंट पे जीरो हो गए, यहाँ पे कोई RTH बचा ही नहीं, नेट RTH इज जीरो. तो RTH जीरो है, RL 20 है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, I²R या V²/R, जो भी आप चाहें. हाँ राहुल, एग्जैक्टली कि RL और RTH का ऑलवेज इक्वल होना जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा. नहीं तो ये नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हो सकता. अच्छा, रंजन ने बोला कि सर पिछला वाला क्वेश्चन बता दीजिए. ये डाउट इस क्वेश्चन का क्लियर, तो मैं चलिए पिछले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं. देखिए पिछला सवाल क्या था रंजन, देखिएगा. चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं. ये था पिछला सवाल, लिखा था इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर, द वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर टू द लोड हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms इज. यहां पावर निकालने नहीं बोला था, पावर हम अपने से निकाले थे अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से, लेकिन पूछा नहीं था यहाँ पावर निकालने. यहाँ जस्ट इतना बोला कि बताओ R कितना होगा. अब तो बिना ऑप्शन देखे आप बता सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत आप ऑप्ट कर लोगे कि हाँ बन जाएगा सर, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, R शुड बी इक्वल टू 0 है ना, बाय डिफॉल्ट R शुड बी इक्वल टू 0. बट ठीक है, इस सवाल में आपको ये पूछा था कि बताओ R की वैल्यू कितना रखा जाए, कितना वेरी किया जाए, सो दैट कि RL से मैक्सिमम पावर जाए, जबकि RL फिक्स्ड है. देखिएगा RL वेरिएबल नहीं है, RL इज फिक्स्ड. तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं, ये लिखे भी हुए हैं अपनी कॉपी में कि हमको RTH अगर वेरिएबल मिलता है और RL फिक्स मिलता है, तो कोशिश ये करेंगे कि RTH को जितना हो सके छोटा कर दें, लीस्ट वैल्यू तक खींच के ले आए. तो अगर पूरी करंट यहां तक पहुंचने लग जाएगी RL तक, तो अपने आप मैक्सिमम पावर बन जाएगा. नॉर्मल फॉर्मूले से भी मैक्सिमम पावर ही आएगा, है ना. एग्जैक्टली राहुल, यस, गेट में पूछा है तो उतना सिंपल क्वेश्चन तो है नहीं ना. ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, एजे में कम आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, रेयरली पूछता है. बट अगर पूछ लिया, और आया भी हुआ है, 1-2 एजे के एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है. तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहता है, लेकिन बनना चाहिए ना आप लोगों से. अभी देखो कितना टाइम लगा, आप सीख गए, अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे तुरंत बन जाएगा, ठीक है. तो अब हमको पता है कि R की वैल्यू अगर एडजस्ट की जा सकती है, तो इसको इतना छोटा बना देंगे कि पूरा करंट RL तक पहुंचेगा, कुछ भी यहाँ पर कोई यहाँ पर पावर का डिसिपेशन ना हो पाए. तो उतनी छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 ohms, ठीक. हाँ, रंजन ने डाउट पूछा होता ना, तो रंजन देखिए, तो हम लोगों ने क्या किया था ना, इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिया था, सब ऑप्शन को रख के पावर निकाल के भी चेक किया था कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि गलत है ना. कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई 2 ohms भी है, R को 3 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, तो क्या सही है या 0. तो सबके लिए यहाँ पे पावर निकाल के देखा था, है ना. आप भी जब फ्री होंगे तो एक बार ऐसा करके देखिएगा, खुद से पावर कैलकुलेट करके देखिएगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा. आप नॉर्मली सॉल्व करके देखिएगा, क्या दिक्कत है, I²R हर जगह करते जाना है, पावर का भी निकालने का प्रैक्टिस हो जाएगा. और आखिरी में कंक्लूजन भी आपको दिख जाएगा कि सबसे हाईएस्ट पावर आपको तभी मिला जब R की वैल्यू को 0 रखा गया. बाकी सब केस में जो पावर की वैल्यू मिली, उस सबसे ज्यादा पावर यहीं पर डिसिपेट हो रहा था, ठीक है. हाँ नयन, तो ये तो आप जिस पॉइंट पे हंस रहे हो, ये उसी पॉइंट का पार्ट है, उसी श्रद्धा भक्ति का ही रीजन है कि हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, अदरवाइज इस पेज की जरूरत ही नहीं थी, है ना. वो आंसर वहीं पे मिल जाता आपको, बट खैर ठीक. और इस सवाल में तो पूछा ही था कि बताओ Pmax कितना होगा, तो Pmax फाइंड कर लिया हम लोग, है ना, 45 वॉट्स. और R की वैल्यू हम शुरू से जानते थे कि R को 0 रखने से ही काम बनेगा, तो इसको जैसे 0 रखा, ये पूरा शॉर्ट सर्किटेड हो गया और पूरी करंट यहां तक पहुंची, Pmax 45.
अब बताइए पूरा कंसेप्ट मैक्स पावर का यहां तक क्लियर हुआ? ऐसा सब क्वेश्चन टैकल कर लेंगे ना आप लोग? तो मैक्सिमम पावर में इतना वेरिएशन होता है, कभी आरएल नॉन वेरिएबल फिक्स्ड हो जाएगा, आरटीएच भी फिक्स्ड है, तब कैसे डील करना है? अगर आरएल वेरिएबल दिया मैग्नीट्यूड लेकिन नहीं दिया तो कैसे मैक्सिमम पावर भेजेंगे? तो फिर आरएल इक्वल टू आरटीएच करना पड़ेगा। अगर आरटीएच को वेरिएबल दे दिया और आरएल को फिक्स दे दिया तो क्या करना है? ये भी एक कंडीशन है। तो इस टाइप की सब कंडीशंस होती है ना। चलिए बढ़िया, मजा आ गया नैन? चलिए ठीक है यार, थैंक यू सो मच। राहुल ने पूछा कि बड़े दिन बाद आ रहे हो अब नैन, है ना? चलिए सही सही सही, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें अब। एक आप लोगों को मैं मैक्स पीटी का होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट नॉर्मल सा सवाल रहेगा, वो उसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन रखिएगा, कोशिश करेगा बनाने का, है ना? प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। है ना, सो दैट कि इसको अगली क्लास में फिर डिस्कस भी करेंगे हम लोग क्लास में। सो फाइंड, अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको पूरे मेहनत के साथ वीटीएच और आरटीएच फाइंड करना पड़ेगा, है ना? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी मैक्स इन द गिवन नेटवर्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी मैक्स इन द गिवन नेटवर्क। तो जिन थ्योरम्स या लॉज पे ज्यादा स्ट्रेस देना है उस पर ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ेंगे हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे आपने देखा होगा कि थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, एसपीटी ये सब पढ़ने के बाद मैक्स पीटी पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ा है हम लोगों ने, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में ऐसा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है बहुत सारा, है ना, जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है। तो हमको सब पूरा टैकल करना आना चाहिए। चलिए वैल्यू लिखते हैं इसकी। दिस इज 2 ओम, 3 ओम 10 वोल्ट, ये 10 एम्पियर, 5 वोल्ट, 1 ओम। आरएल की वैल्यू 4 ओम्स, ठीक है। और एक चीज और करते हैं, इसको नॉर्मल क्वेश्चन बना देते हैं बाय गिविंग इट आई हैव वेरिएबल साइन, वेरिएबल रखते हैं इसको, ठीक है, अदरवाइज सिंपल हो जाता है ना। रंजन ने पूछा कि जब आरएल वेरिएबल और आरटीएच फिक्स्ड होगा तब क्या करेंगे? वही जो इस क्वेश्चन में करोगे आप, या पहले से या फर्स्ट क्वेश्चन से जो आप करते आ रहे हो वही करना है रंजन। जब आरएल वेरिएबल है, ध्यान से सुनिएगा, रंजन ने क्वेश्चन पूछा कि जब आरएल अगर सर वेरिएबल हो गया और आरटीएच फिक्स्ड हो गया तो आइडियल कंडीशन तो वही है ना मैक्स पावर ट्रांसफर की। देखिए व्हाट इज द आइडियल कंडीशन, यही है। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो, तभी तो मैक्स पीटी का फॉर्मूला लगा पाएंगे हम लोग, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला तभी तो लगता है। देखिए तो अगर मान लीजिए यहां पर आपका वीटीएच है, हियर वी हैव वीटीएच, यहां पे हमारे पास आरटीएच है, ये तो फिक्स ही होना अच्छा है, और यहां पर आरएल। हम तो ये मान के चलते हैं कि सोर्स नेटवर्क को तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, सोर्स की तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो रहेगी ना, मतलब ये सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कैसे वेरिएबल हो सकती है? बट ठीक है, हम लोग थ्योरेटिकल एनालिसिस करने के लिए उसको वेरिएबल दिखा देते हैं, बट नॉर्मली तो किसी भी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स होगा तब उसके रिस्पेक्ट में आरएल को बदलेंगे ना, इसकी मैग्नीट्यूड को अप डाउन करेंगे हम लोग, सो दैट कि हम इसके बराबर ले आए। ये हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, यही रेफरेंस है, इसी के आधार पे इसको कंपेयर कर रहे हैं और इसी के आधार पे इसको बदलेंगे हम लोग। तो दिस इज गुड। इसी केस पे तो आप आरएल को आरटीएच के बराबर लेके जाएंगे और फिर आप आखिरी में फॉर्मूला लगाएंगे कि पी मैक्स इज इक्वल्स टू वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आरटीएच। ये फॉर्मूला तब आप इसके ऊपर लगाएंगे, है ना रंजन। तो ये कोई स्पेशल केस नहीं है, तो ऑर्डिनरी केस है, मतलब ये तो चाहते ही हम लोग कि ऐसा हो जाए। देखो हिमांशु ने सॉल्व करके आंसर भी बताना शुरू कर दिया आरटीएच की वैल्यू के साथ, तो मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से हटा देता हूं इससे पहले कि और आंसर आप बताओ है ना, होमवर्क क्वेश्चन है।
होमवर्क क्वेश्चन है, सब लोग आराम से सॉल्व करिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, बाद में, लेकिन अभी नहीं। है ना? यस मनीष। ओके राहुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, मस्त से आप तैयारी करो, पढ़ो, है ना? ये सब का टेंशन मत लीजिए, अब जो हो गया पहले का सो हो गया, छोड़िए, पढ़िए जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे मज़ा आए, जैसा फील आना चाहिए। क्योंकि आप जब यार प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कुछ भी चीज़, ऐसा बोलते हैं ना, नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न्ड, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना एकदम, क्या पता उसी से सवाल आ जाए। पढ़ना सब कुछ है, सब जगह से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें ना, वहाँ पे मस्त। आपका टाइम बड़ा कीमती है, इसलिए सोच समझ के लगाइए उसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। अब इतना डिस्कशन इनफ है मैक्स पीटी के लिए। एक बार और जब इम्पिडेंस के फॉर्म में बताऊंगा, मैं अकेले इसी थ्योरम को मैं बताऊंगा आपको जब एसी सर्किट्स में जाएंगे, है ना। जेड कॉन्जुगेट का एक फिनोमिना आता है वहाँ पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बड़े बनते हैं, तो वो जरूर से पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। नॉर्मली इन थ्योरम्स को लोग जल्दी जल्दी से स्टेटमेंट में उड़ा देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। इनके ऊपर एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशंस में या आरआरबी के एग्जामिनेशंस में प्रॉपर क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ ये बात श्योर है कि कम क्वेश्चन आते हैं यार। मैक्स पीटी या थेवेनिन नॉर्टन से आप तुलना करोगे तो बहुत ही कम क्वेश्चन आता है इनका। रेसिप्रोसिटी, मिलमैन्स, टेलिजेंस और कंपनसेशन, ये 4 ऐसे थ्योरम्स हैं जिनके ऊपर बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन भी आ गया और वो हमसे मिस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जब पढ़ रहे हैं नेटवर्क थ्योरम तो पूरा अच्छे से पढ़ना है। साक्षी ने पूछा हुआ है कि सर एग्जाम में कौन सा थ्योरम से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में किस थ्योरम से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए वैसे तो डिपेंड करता है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट के फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स, इनके ऊपर बेस्ड आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हाई और थ्योरी लेस रहता है थ्योरी। बट न्यूमेरिकल में सीधे आपको दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वीटीएच, फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएन, ऐसा दे देगा, फाइंड आईएससी ऐसा पूछ लेगा। नेक्स्ट एसपीटी हो गया, एसपीटी के ऊपर आता है थ्योरी क्वेश्चन, हाई रहता है। न्यूमेरिकल भी आता है बट लेस रहता है। परसेंटेज वाइज जस्ट मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ, आरआरबी एसएससी ये 2 एग्जाम का के बेसिस पे अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। फिर एसपीटी हो गया आपने, और अभी जो पढ़ा मैक्स पीटी, इसमें से तो बैलेंस रहता है। मैक्स पीटी से थ्योरी थोड़ा ज़्यादा रहता है, थ्योरी इज हाई, लेकिन इससे तो न्यूमेरिकल भी रहता है भाई, इसको भी हाई ही लिखो, क्योंकि जितना थ्योरी पूछता है उतना न्यूमेरिकल भी पूछता है, इससे लगभग वैसा रहता है। चलिए बढ़िया राहुल, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत ही सही। इंपॉर्टेंट यही है यार कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अच्छा सही एक मौका और सही जगह जो है ना वो मिलना ज़रूरी है। अदरवाइज ऑनलाइन मार्केट जो है उसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारा सब चीज़ है, कन्फ्यूज़न होता है। और एक स्टूडेंट लाइफ में ना हमको सही गलत पहचानने में टाइम लगता है ना, बड़ा एफर्ट लग जाता है। और भाई एक बच्चा जो है वो तैयारी करेगा कि सही गलत चीज़ें खोजेगा, बताओ, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता एक स्टूडेंट के पास ना कि वो ये सब चीज़ें सोचे, तो बाद में पता चलता है। बट ठीक है, चलिए एट द एंड गुड तो सब गुड। मनीष ने पूछा कि सर अगर RL इक्वल टू RTH के कंडीशन में ऑर्डिनरी फार्मूला से पावर निकालते तो गलत हो जाएगा कि नहीं। ऑर्डिनरी कंडीशन पे आप निकालते तो नॉर्मल पावर का वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा। देखिए पावर इज इक्वल टू I²R कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 9 वोल्ट का एक सोर्स है ना। जो भी डाउट है आप पूछते जाओ, अभी जस्ट ये थ्योरम कंप्लीट किए तो आपको पता है ना। RTH, चलिए मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 है और इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने एडजस्ट करके 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच के खुद ही करके देखिए ना, क्या दिक्कत है, खुद से करना चाहिए जब ऐसा डाउट आए तो। अब देखिए यहाँ पर पावर इज इक्वल टू I²R कर देते हैं मान लीजिए, ठीक है। और दूसरी तरफ इसी सेम क्वेश्चन में पावर इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH करिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि किस केस में पावर हाई आ रही है ना। बढ़िया बढ़िया, नयन ने भी राहुल को बोला हुआ है कि आप बढ़िया से लगे रहिए, हम भी सब लगे हुए हैं, मस्त हो जाएगा हम लोग का बढ़िया क्लियर, है ना।
वेरी गुड फीलिंग, वेरी नाइस। चलिए, सो किसका डाउट था? ये मनीष का डाउट था ना, राइट। तो एक बार देखिए, दोनों केसेस आपके पास है। यहाँ से आप करंट निकालिए, करंट निकाल के या सीधे सीधे आप यहाँ से करंट तो मिल ही जाएगा आपको, सीधे सीधे आप यहाँ का पावर बता दीजिए, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर करके। दूसरे केस में आप पावर वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच, दोनों को करिएगा, आपको डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, फिर भी डाउट हो तो बताइए। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, शुरू करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अगला जो थ्योरम है दैट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू द रेसिप्रोसिटी थ्योरम any linear bilateral, ये जो पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं ना ऐसा वाला, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। शॉर्ट में अगर नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। और ये इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को ना अलग कलर का पेन लेके आप रखिए और उसको हाईलाइट करते चलिए। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना फाइनल टाइम में, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा पूरी थ्योरी पढ़ने में। ये मेन पॉइंट, इसी सबसे स्टेटमेंट से पूछता है क्वेश्चन कि लिमिटेशन क्या है भाई, रेसिप्रोसिटी लगा रहे हैं, किस टाइप के सर्किट पर लगाया जा सकता है, ऐसा सब क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट होना चाहिए। सो एनी लीनियर बायलैटरल पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क supplied by an independent source will have its ratio of excitation to response same even if their places are interchanged. Even if their places are interchanged. ठीक है, राहुल ने थैंक यू बोला हुआ है नैन को। चलिए बढ़िया, इसको लिख लीजिए एकदम बढ़िया से। इसमें कोई फॉर्मूला है क्या सर? कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इतना ही है जो लिखा हुआ है, इसी से समझना है हमको पूरा का पूरा थ्योरम। और एकदम आसान और मस्त टेक्निक वाला थ्योरम है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ये लिख लीजिए फिर बताइएगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई लीनियर बायलैटरल पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, लम्प्ड तो होगा ही होगा ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पे तो कोई भी लॉ थ्योरम नहीं लग सकता, तो लम्प्ड है वो अज्यूम्ड है। और ऐसे नेटवर्क को अगर मैं सप्लाई दे रहा हूं बाय एन इंडिपेंडेंट सोर्स, तो उस केस पे बोलता है कि उसकी एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स का जो रेशियो है वो तब भी सेम रहेगा जब दोनों की जगह को बदल दिया जाए। मतलब अगर इस तरफ से एक्साइटेशन दे रहा हूं और इस तरफ उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, दोनों की प्लेसेस को मैं इंटरचेंज कर देता हूं, तो भी उस एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स का रेशियो एकदम इक्वल आएगा, कुछ नहीं चेंज होगा उसके अंदर, बशर्ते कि आपकी सर्किट के अंदर कुछ बदलना नहीं चाहिए। आपकी पैसिव नेटवर्क जो है उसमें कुछ ना बदले, कुछ भी ना चेंज हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इससे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, पूछ सकता है कि अगर नेटवर्क के अंदर 3 ओम का रेजिस्टेंस था जो कि थोड़ी देर के बाद बदल के 7 ओम का रेजिस्टेंस बन गया, एक सप्लाई सोर्स दिया हुआ है, तो उसकी एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स का रेशियो, अगर उस पर हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा रहे हैं तो एक्साइटेशन और सप्लाई या एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज भी कर दें तो क्या रेशियो सेम आएगा? आंसर इज नो, कभी नहीं सेम आएगा। क्यों नहीं सेम आएगा? क्यों नहीं सेम आएगा? रीजन है कि अंदर का पैसिव नेटवर्क कभी नहीं चेंज होना चाहिए। चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, इसको लिख लिए ना सभी लोग, अभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है? पहले देखना है फिर नोट करना है, बाद में नोट करने का मैं टाइम दूंगा, जब तक आपका लिखना नहीं हो जाएगा आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले देखना अच्छे से।
तो ये मेरे पास एक नेटवर्क है ना, 2 पोर्ट का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बेसिक नेटवर्क की तरह ही आप इसको समझिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि इन सब लॉज या थ्योरम्स पे लोग क्वेश्चन वेश्चन नहीं कराते हैं, स्टेटमेंट बस पढ़ा के समझा देते हैं और खत्म। ऐसा नहीं करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, आरआरबी के भी पेपर में आया हुआ है और इसमें यूपीपीसीएल वगैरह में भी आया हुआ है, एसएससी तक में पूछता है, तो छोड़ना नहीं है इन सबको। देखिएगा ध्यान से, सब लोग इस तरफ देखिए। पढ़ने के टाइम 8 कलर्स का पेन यूज करता हूँ, वेरी नाइस यार। रिवाइज करने में ज्यादा खोजना नहीं पड़ता है, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है राहुल। मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल करिए, जो छोटे छोटे टैग्स आते हैं ना, स्टिकी नोट्स जैसे जो आते हैं, उसको आप लगा दीजिए टॉपिक्स के ऊपर। कॉपी बंद करेंगे तो स्टिकी नोट कॉपी से बाहर दिखता रहेगा आपको। स्टिकी नोट के ऊपर टॉपिक लिख दीजिए कि कहाँ पे आपने थेवेनिन्स पढ़ा हुआ है, कहाँ पे नॉर्टन्स पढ़ा हुआ है, तो आपको खोजने में टाइम वेस्ट नहीं है। नॉर्टन्स पढ़ना है, आपकी कॉपी एक डायरेक्टरी बन जाएगी पूरी, और डायरेक्टरी में तुरंत आप नॉर्टन्स देख के निकालेंगे और सीधे मेन मुद्दे की चीज, इधर उधर कुछ खोजना नहीं पड़ेगा आपको। कॉपी जब नोट्स आप बनाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग होता है। चलिए खैर टॉपिक पे आते हैं। सो दिस इज आवर लीनियर बाइलैटरल passive network. Again, this is our linear bilateral passive network. अभी इसकी और एक लिमिटेशन मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, पहले इतने को समझते हैं, जो लिखा हुआ है पहले उसको समझते हैं। बोलता है कि द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स, पहले समझते हैं व्हाट इज एक्साइटेशन। सो एक्साइटेशन इज वोल्टेज या ईएमएफ जो हम प्रोवाइड करते हैं इनपुट के तौर पे। रिस्पॉन्स क्या होता है सर? रिस्पॉन्स होता है करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस जो हम आउटपुट में देखते हैं सर्किट के। अभी तक आप थेवेनिन्स लगा रहे थे, नॉर्टन्स लगा रहे थे या मैक्स पीटी भी लगा रहे थे, तो हर केस में आपने क्या फाइंड किया? आईएल फाइंड किया ना बाहर। पहले करंट आईएल मिली हमको और उसके बाद फिर बाकी की डेटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसके हेल्प से। सो दिस इज द रिस्पॉन्स। तो हमेशा एक स्टेटमेंट वाइज एक थ्योरी क्वेश्चन आता है कि जब भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाया जाता है तो एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स आर विच टू क्वांटिटीज। ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी का ही क्वेश्चन है ये, तो इसको आप जरूर से लिख के रखिएगा। सो हियर द एक्साइटेशन रेफर्स टू वोल्टेज and response refers to current। एक्साइटेशन जब जब बोल रहा है इसका मतलब वोल्टेज की बात कर रहा है, और रिस्पॉन्स जब जब बोल रहा है मतलब उसके रिस्पेक्ट में कितनी करंट जारी होगी ब्रांच से उसकी बात कर रहा है ना। ये 2 पॉइंट रहेगा, बन जाएगा क्वेश्चन। आउटपुट इज रिस्पॉन्स, एग्जैक्टली। कंट्रोल में था सर एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स, अक्षय ने लिखा, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहां पर बता रहा है आपको कि अगर मैं यहां से कोई एक्साइटेशन देता हूं, दिस इज माई एक्साइटेशन E1, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, ट्रांसफॉर्मर में पढ़ते हैं ना आप लोग, वैसे ही मान लीजिए चलिए इसको। तो मैं बोलता हूं दिस इज प्राइमरी साइड, यहां से I1 कुछ करंट जा रही है, ये रिस्पॉन्स नहीं है। सेकेंडरी साइड में अगर मेरे पास यहां पे कोई रजिस्टर लगा हुआ है, रिस्पॉन्स करंट जा रही होगी I2, रिस्पॉन्स जा रही है I2। अगर अंदर की सर्किट में कुछ चेंजेस ना किया जाए तो बोलता है कि इनका जो रेशियो होगा, कैसा रेशियो होगा? इसका रेशियो होगा रेशियो 1, इट विल बी एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स E1 अपॉन I2। सेकेंड केस को देखिएगा, ठीक है, सेकेंड केस को देखिएगा। सेकेंड केस में बोलता है वो रेशियो तब भी सेम होगा जब एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की जगह को बदल दिया जाएगा। मतलब सेकेंड केस में इधर से 2 एक्साइटेशन, यहां से दे रहे हैं एक्साइटेशन। इस बार एक्साइटेशन का नाम क्या होगा? E2, क्योंकि सेकेंडरी साइड से देना पड़ रहा है एक्साइटेशन, है ना। ये करंट I2 इधर जा रही है, इससे मतलब नहीं है। यहां हो गया आपका रिस्पॉन्स, यहां पे आप देख रहे हैं I1। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्स। शर्त इतना है कि बीच की सर्किट में जो जैसी पहले थी वैसी अभी भी होनी चाहिए, उसमें अगर कोई चेंज आ गया तो फिर ये थ्योरम फेल हो जाएगा। तो बोलता है कि अभी भी इनका रेशियो आप निकालोगे, इनका रेशियो 2 बोल दो, E2 डिवाइडेड बाई I1, 2 रेशियो आ गए, ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे।
इस थ्योरम का रूल यही है, ये दोनों की मैग्नीट्यूड एकदम सेम आएगी। मतलब ये है कि रेशियो 1 इक्वल टू रेशियो 2, बस यही है पूरा थ्योरम। E1 by I2 is equal to E2 by I1. So this is your reciprocity theorem. क्वेश्चन बनाएंगे अभी इसका, अभी क्वेश्चन बनाएंगे। पहले बताइए यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ? अनुपा ने लिखा कि सर लाइव क्लास में डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, सो रिकॉर्डेड क्लास करना पड़ता है। अभी क्वालिटी एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं आया क्या आप लोग में? है ना, वीडियो क्वालिटी एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं आया क्या? सबसे उसको लोएस्ट पे करके देखने का ऑप्शन नहीं स्टार्ट हुआ है क्या? बताइए तो एक बार। जूम आउट कर दूं? हाँ। तो आप जब भी जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना, चाहे जो भी लॉ थ्योरम कुछ भी चीज है, उसको इतने बेस्ट वे में पढ़िए कि उसका स्टेटमेंट भी आपसे कोई आधी रात में उठा के पूछे तो आपको सब पता हो, समझा सको आप सामने वाले को कि होता क्या है। इस टाइप से आपको पढ़ना है। अच्छा अभी नहीं आया वैसे ऑप्शन, रिफ्रेश करके देखा ना आपने ऐप को अपडेट वगैरह करके? क्योंकि इस पर वर्क चल रहा है ऑलरेडी, इस पर वर्क कर रहे हैं। वीडियो क्वालिटी वाला ऑप्शन जो है ना उस पर ऑलरेडी एक बार अभी चेक कीजिए कितने क्वालिटी पे चल रहा है। 480 पे चल रहा है क्या? है ना। अब बाद में रिकॉर्डेड में आपके पास ऑप्शन रहेगा, बाद में रिकॉर्डेड में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि उसको रिड्यूस कर सके, बट हाँ अगेन उसके लिए फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में जाना पड़ जाएगा, है ना। ओनली रिकॉर्डेड में है ना नवीन? ठीक है ठीक है ठीक है। दिनेश नहीं आया है, ठीक है कोई इशू नहीं है, देखते हैं आ जाएगा कुछ समय में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अभी रिकॉर्डेड में आ चुका है, लाइव में भी आएगा जल्दी। ऑटो पर सेट है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा जल्दी हो जाएगा, ये इशू भी सॉल्व होगा। तो एग्जैक्टली जब इस टाइप का आप जब थ्योरम पढ़ते हैं पूरा स्टेटमेंट वाइज पहले आपको क्लियर रहना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज करता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट बेस्ड ही, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे, एक आध छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। इसका कल के क्लास में जब मिलेंगे तो एमसीक्यू भी बनाएंगे हम लोग इसका, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए, यहां तक डन, सबने लिख लिया क्या? यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया आप सबको? तो बताइए, फिर क्वेश्चन बनाते हैं सीधे। जैसे ही पहला क्वेश्चन बनेगा आपको इसका पूरा थ्योरम समझ में आ जाएगा A to Z। बढ़िया राहुल, अच्छा है यार, आप नहीं मस्त से कवर करिए, मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ ना। आप पढ़िए, बहुत सही रहेगा। आपको अच्छा फील आना चाहिए, आपको मतलब जब पढ़े तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्फिडेंस है। आप लोग जब कॉन्फिडेंट होंगे ना कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं अब हमको पूरा चीज़ समझ में आ रहा है, A to Z, कुछ भी ऐसा छूटा ही नहीं जो ना समझ में आए, तो समझ लीजिएगा कि तब आप जब अब एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तो एक तो कॉन्फिडेंस से आप वैसे जीत चुके हैं मेंटल लेवल पे, बस आपको फिर उसके बाद जो चीज़ें आप पढ़े हुए हैं उसको एग्जीक्यूट करना है बस एग्ज़ाम में, और कुछ नहीं। अदरवाइज तैयारी में कहीं पे भी वीकनेस रहती है ना, जब तैयारी कहीं पे भी कम पड़ती है तो हमको एग्जाम में डीमोटिवेशन आता है। एग्जाम में लगता है कि यार कमी तो छुट्टी हुई है। अब वो आपका मन ही जानता है कि आपकी कितनी कमी छुट्टी हुई है। वो आप एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होता है पेपर दिलाने के बाद उसका कितना नंबर आ सकता है, अप्रॉक्सीमेटली किस रेंज में उसके मार्क्स रहेंगे, वो बहुत अच्छे से जानता है पेपर लिखने के बाद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है अनुपा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी ही पूरा प्लान है कि लाइव ऐप पर भी ना क्वालिटी का जो है वो एडजस्टमेंट हो जाए, है ना। तो लाइव पर ही आपका जो वीडियो जो चल रहा है वो उसका क्वालिटी रिड्यूस आप करके देख सकें। ठीक है चलिए, अब इस पे वापस आते हैं। ये लिख लिया कि आप सभी ने, इसको हटा दूं, इस पे क्वेश्चन बनाए। एक क्वेश्चन अभी जैसे ही बनाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ये चीज तो है राहुल, सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस बहुत नीडेड है, बहुत नीडेड है। अभी तो बल्कि लगे तो दिन में ना 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा आपको चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। मैं समझता हूँ लाइव क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की अभी काफ़ी सारी, बट फिर भी अगर 10 घंटे की भी लाइव क्लासेस चल रही है तो और 2 घंटे मैनेज करिए। मतलब आई नो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो डिफ़िकल्ट है, बट आसान, जो आपका जो गोल है ना वो आसान नहीं है। जिस चीज़ पे आपको पहुँचना है और लाख लोगों को और 10 लाख लोगों को वहाँ पे पहुँचना है, तो आपका एफर्ट उन 10 लाख लोगों से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए।
तब आप डिजर्व करेंगे उस चीज़ को। हम बोलते हैं ना, अरे वो डिजर्व नहीं करता था भाई, तो आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। कैसे डिजर्विंग बनोगे? मेहनत करके। आप जब उस चीज़ पे आप खुद कंपेयर कर लो, आप देखिए बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, आप उनसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे दिन के निकाल रहे हैं, लेकिन वो 10 घंटे सेल्फ स्टडी के हैं क्या? नहीं। आप अभी लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, एकदम थोड़ा सा, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए तो चाहिए ना रोज़ का रोज़। तो वो फिर से मैनेज करना पड़ेगा भाई। 24 घंटे में से अगर 10 घंटे इसमें निकाल रहे हैं, तो कम से कम 2 घंटे और निकाल लीजिए। आपके पास 2-3 घंटे भी आप और निकाल लेंगे ना, तो भी आपके पास 12 घंटे के आसपास बचेगा। 8 घंटे सोइए, बचे हुए 4 घंटे में जो करना है करिए, ठीक है। मतलब खाने पीने बाकी एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट होगा। आई नो ऐसा बाइफर्केशन ऐसे बताना आसान होता है, बट ऑन फील्ड ये करना टफ रहेगा, है ना। आप इतनी देर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा दोस्त। अभी हाई टाइम है, अभी ही मैनेज करना पड़ेगा। है ना। रेस्ट भी करो आप, कोई दिक्कत नहीं। आप 8 घंटे सो ना, मैंने देखो सोने का कैलकुलेशन जो किया 8 घंटे का किया। आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेस्ट नहीं करोगे तो रेस्टलेस हो जाओगे ना। रेस्ट नहीं करोगे तो वो 12 घंटे भी आप पढ़ोगे तो इफेक्टिव नहीं रहेगा ना वो। रेस्ट के साथ, है ना, रेस्ट के साथ प्रॉपर, लेकिन टाइम मैनेज करिए। आई होप आप सभी स्टूडेंट लोग ना अपना टाइम टेबल बना के चल रहे होंगे, क्योंकि ये एकदम कॉमन थिंग है कि आप लोगों की लेक्चर्स चल रही है, 4-4, 5-5 अभी लाइव चल रही होंगी, 10 घंटे 12 घंटे आप निकाल रहे होंगे, बट ये अभी ज़रूरी है। अभी नहीं करोगे ना तो समय निकल जाएगा इसका। तो ये अभी एकदम मोस्ट नीडेड थिंग है ना। और आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना बाकी लोगों से। कंफर्ट जोन में रह के नहीं होगा यार चीज़, मतलब उससे आगे निकलना पड़ेगा हमको। चलो रेसिप्रोसिटी के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए, ठीक है। तो टफ है मानता हूँ, लेकिन आसान चीज़ करने में क्या मज़ा आएगा? कोई मज़ा नहीं। और आप लोग जो गोल सेट किए हैं वो भी इतने लाखों लोगों का गोल है, अकेले आपका गोल थोड़ी ना है। कितने लाखों लोग उसी गोल के लिए ट्राई कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर मेहनत करिए, डेफिनेटली पहुँच जाएंगे जहाँ जाना चाहते हैं। करना है, पीछे नहीं हटना, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं। अभी सर्किट नोट मत करिएगा कोई भी ना, अभी सर्किट को ड्रॉ नहीं करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सा सर्किट लिखना है। ये सर्किट मत लिखिए, इसको सिर्फ बोर्ड पर देखिए आप लोग। इस सर्किट को केवल बोर्ड पर देखिएगा, लिखना कोई भी मत। अभी कॉपी में इसको मत ड्रॉ करिए, जब मैं आपको बताऊंगा तब लिखिएगा। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह बना रहे हैं, है ना। कुछ कुछ बच्चों ने मेरे पास नोट्स भेजा भी हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा अच्छा नोट्स बनाया है। तो मैं नहीं चाहता कि नोट्स बनाने के बाद फिर आपको उसको इरेज करना पड़े, कुछ ऐसा कट वट कर लगाना पड़े, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। और यहां पर जो आपका एक्साइटेशन है, लिख देता हूं मैं, दिस इज आवर एक्साइटेशन, और ये है रिस्पॉन्स। इस सर्किट पे ये जरा बताइएगा कि ये सर्किट रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाने के लिए वैलिड है या नहीं है। है ना। 16 आवर करना चाहता हूं, बट 6 से 11 आवर्स किया हूं, अब सही लगता है। धीरे धीरे करके आदत बन जाएगा राहुल, है ना। धीरे धीरे करके ना, एकदम एट वंस नहीं होगा। अपने आप को एकदम प्रेशर पे नहीं डालना है कि हम अंडर प्रेशर आके खूब 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, कंफर्ट जोन में रहे, मतलब आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए वो पढ़ते हुए एकदम, मतलब आपका ईज जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम डिजीज बन जाएंगे, है ना। तो वो नहीं बनना है, ईज के मोड में रहते हुए फिर हमको पढ़ना है। बट हाँ, अंदर से अपना गोल फिक्स है, डेडिकेशन एकदम 100% लगाना है, तो थोड़ा सा एफर्ट बस करना है मस्ट टाइप से। तो चलिए जल्दी से मुझे बताइएगा, ये एक्साइटेशन मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आई डैश। ये सर्किट वैलिड है या नहीं है, जल्दी से रेसिप्रोसिटी के लिए देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। रिंकू ने बोला यस सर, रंजन ने बोला नहीं, नयन ने लिखा कि हाँ वैलिड है सर, कंफर्म, ठीक है। दिनेश ने लिखा सर इसमें करंट सोर्स है तो नहीं होगा क्योंकि वो एक्टिव है। नयन ने लिखा कि हाँ वैलिड है सर, कंफर्म। नयन एक बार रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फिर से पढ़िए, एक बार रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फिर से पढ़िए। पिछले पेज में मैंने कुछ बताया था जो बड़ा काम का चीज़ है।
राहुल ने लिखा यस वैलिड है, अनुपा ने लिखा कि यस वैलिड है। एक सर्किट जो है, एक सर्किट जिस पे आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाना चाहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उस सर्किट के अंदर सभी एलिमेंट्स लीनियर, बाइलैटरल, पैसिव, ये तीन चीज का होना जरूरी है। तब आप जब एक्साइटेशन देते हैं, इस एक्साइटेशन को बाहर समझिए, इस सर्किट को, इस सर्किट से बाहर समझिए इस एक्साइटेशन को, ये बाद में लगाएंगे 10 वोल्ट का सोर्स, इसको छोड़ के और रिस्पॉन्स की बात को छोड़ के बीच में जितना भी कुछ बचेगा वो सब पैसिव होना चाहिए, तब सर्किट जेन्युइन है। यहां के सब एलिमेंट लीनियर भी हैं, बाइलैटरल भी हैं, लंप तो है ही है। प्रॉब्लम बस इतना है कि इंडिपेंडेंट सोर्स आपके पास एक से ज्यादा है, तो ये बीच में पैसिव नेटवर्क नहीं है। इस एक्साइटेशन को मैं हटा भी दूं ना, तो भी यहां दो लोग और हैं जो एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्किट को, तो इस सर्किट का ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है वो बदल जाएगा। वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअल में एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए हमको, जो कि पूरा का पूरा एक्साइटेशन दे रहा हो, एक ही सोर्स एक्साइटेशन दे रहा हो। अगर मल्टीपल सोर्सेस एक्साइटेशन दे रहे हैं तो हम इन सबका कंबाइंड रिस्पॉन्स देखेंगे ना, तो अगर मैं इसकी जगह को इंटरचेंज कर दूंगा तो इनके कंबाइंड रिस्पॉन्सेज में चेंज आ जाएगा। तो बात उसकी नहीं है। हमको यहां पर क्या देखना है, हमको ये देखना है कि ऐसा सर्किट चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, लीनियर, बाइलैटरल, पैसिव नेटवर्क। तो पहला टाइप का जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है वो उस पर यही बनता है, आपको सर्किट बना के दे देगा और बोलेगा कि स्टेट दैट दिस सर्किट इज वैलिड फॉर अप्लाइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम और नॉट। ठीक है, अब कंडीशन आपको बता देगा, है ना। तो पैसिव नेटवर्क होना चाहिए। नैन, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों ही पैसिव है, सोर्स नहीं होना चाहिए। बात यह है कि एक्साइटेशन जिससे हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जैसे यहां मैंने E1 लिखा, इसके अंदर अब कोई सोर्स नहीं रहेगा, इसके अंदर केवल पैसिव नेटवर्क दिखना चाहिए। मतलब क्या होगा, इसीलिए मैंने आपको ये ड्रॉ करने से मना किया, ये आपकी कॉपी में नहीं बनेगा, है ना। ये कॉपी में नहीं बनाना है, क्योंकि बनाने के बाद इसको हमको लिखना पड़ता कि दिस इज इनवैलिड सर्किट, या काटना पड़ता। ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद अब जो मैं दूंगा वो एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा। तो मतलब यहां पर इस 10 वोल्ट के सोर्स की वजह से, इस 4 एम्पियर के सोर्स की वजह से ये सर्किट जो है वो इनवैलिड सर्किट बना है। एक्साइटेशन एक ही होना चाहिए, रिस्पॉन्स एक ही होना चाहिए, ना तो मल्टीपल रिस्पॉन्स की बात होती है, ना मल्टीपल एक्साइटेशन की बात होती है। ठीक है, एक ही सोर्स, एक ही जगह का रिस्पॉन्स। अब जब मैं इनकी जगह को इंटरचेंज करूंगा तब फिर मुझे इसका आंसर देखने को मिलेगा कि सेम है कि नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर ना नैन? ठीक है, बढ़िया। विवेक, सिंगल सोर्स होना चाहिए, मतलब हाँ सिंगल सोर्स का होना जरूरी है। एक और सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं, उसको आप लोग मत बनाइएगा, बोर्ड पर सिर्फ देखिएगा। एक और सर्किट बना रहा हूं मैं, उसको आप लोग ड्रॉ मत करिएगा, सिर्फ देखिए बस। ठीक है, here we have this as excitation and this is our response, है ना। ये क्वेश्चन बी है, सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ए था, इसका आप लोगों ने आंसर दे दिया। अब बी क्वेश्चन है, इसको इसके लिए बताइएगा कि क्या रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए ये सर्किट वैलिड है या नहीं है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए ये सर्किट बी जो है, इज इट अ वैलिड सर्किट और इनवैलिड सर्किट? हाँ अनुपा, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नॉट वैलिड। अरे क्या बात है, इस बार सबका आंसर सही है, आप सबका आंसर सही आ रहा है। नयन, राहुल, हिराग ज्योति, अनुपा, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। तारिक ने लिखा वैलिड है सर। विनय ने लिखा नॉन वैलिड, इनवैलिड, ठीक है, राइट है। नॉट वैलिड मतलब ठीक है, सिंपल सा थिंग है। ये है एक डिपेंडेंट सोर्स, और हम लोगों ने इसके बारे में एक चीज पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है पता है? अगर एक पूरे नेटवर्क में अकेला इंडिपेंडेंट सोर्स ही लगा हुआ है तो वो नेटवर्क कैसी नेटवर्क बन जाती है? दैट नेटवर्क इज पैसिव नेटवर्क। कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स अगर है अकेले
तो भाई इसका एनर्जी कहाँ से आएगा, इसको ये I1 कौन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट सोर्स भी तो चाहिए ना, उसी की एनर्जी को तो ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जब इसको एनर्जी देने वाला कोई एक्चुअल सोर्स लगा ही नहीं है, तो ये तो पूरा पैसिव नेटवर्क है। इस पैसिव नेटवर्क में जब कोई एक्साइटेशन ही नहीं है, तो उस एक्साइटेशन की रिस्पॉन्स कहां से होगी, तो उस एक्साइटेशन की रिस्पॉन्स कहां से होगी। ये पॉइंट समझ में आया। ये जस्ट 3 टाइप का एनालिसिस मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा सीधे। एक्साइटेशन हाँ I1 पर डिपेंड कर रहा है ना, और I1 जो है वो प्रोवाइड करने के लिए कोई सोर्स चाहिए, असली का सोर्स, एक्टिव सोर्स है ही नहीं हमारे पास, इस सर्किट में कहीं है ही नहीं कोई एक्टिव सोर्स, तो कैसे पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट वैलिड है ना, इनवैलिड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का। तो ये भी सर्किट रेसिप्रोसिटी के लिए नहीं बना हुआ है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम इस पे भी नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा। लास्ट सर्किट आखिरी, बस ये तीसरा आप सीख गए तो रेसिप्रोसिटी का मैक्सिमम चीज आप सीख गए, बस क्वेश्चन बनाना बचेगा। रेसिप्रोसिटी की मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो गई अगर आप ये आखिरी कंसेप्ट पकड़ लिए तो। ठीक है, ये सर्किट वैलिड है कि नहीं है, ये सर्किट सी, ये बस तीसरा फंडामेंटल है। ये 3 फंडामेंटल जो समझ गया वो रेसिप्रोसिटी का सब क्वेश्चन बना लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। विनय का आंसर है नॉट वैलिड, नयन ने लिखा अभी भी वैलिड नहीं है सर, दिनेश ने लिखा कि इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी डिपेंडेंट सोर्स लगा है सर। ठीक है, अनुपा ने लिखा कि नॉट वैलिड, दिनेश ने लिखा नो, जितेंद्र ने लिखा कि यस, ऋतिक ने लिखा कि नॉट वैलिड ड्यू टू डिपेंडेंट सोर्स, मनीष ने लिखा नो, सभी का आंसर आ गया मुझे लगता है ना, और भी किसी का आया क्या, राहुल का आंसर आया इनवैलिड, ठीक है, नवीन नॉट वैलिड, और हिराग ज्योति ने लिखा वैलिड। देखिएगा अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, आपके माइंड में क्यों कंफ्यूजन आ सकता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्साइटेशन है, एक्टिव सोर्स इंडिपेंडेंट वाला, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है, इसका आउटपुट रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, ठीक है, बढ़िया। अगर मैं इस एक्साइटेशन को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देता हूँ और रिस्पॉन्स को भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, तो जो अंदर बचेगा वो कैसा सर्किट बचेगा, इट इज अ पैसिव नेटवर्क, इट इज अ पैसिव नेटवर्क। तो क्या वो पैसिव नेटवर्क लीनियर है, क्या वो पैसिव नेटवर्क बाइलैटरल है, क्या वो पैसिव नेटवर्क पैसिव है, तो चलो बोल ही रहा हूं मैं पैसिव नेटवर्क, सो इट विल बी अ पैसिव। लेकिन क्या वो नेटवर्क बाइलैटरल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपने डिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के लिए कुछ लिखा हुआ था लीनियरिटी और बाइलैटरल वाले कंसेप्ट के हिसाब से। 2 पॉइंट से समझिएगा, 2 पॉइंट से समझिएगा, एक उस कंसेप्ट से समझेंगे और दूसरा इसके डिपेंडेंट होने के हिसाब से समझेंगे। तो एक बार पेज पीछे पलट के जहां पे डिपेंडेंट सोर्स के बारे में हम लोग लिख रहे थे, लीनियर की स्पेलिंग गलत है, हाँ, जहां हम डिपेंडेंट सोर्स के बारे में लिख रहे थे वहां पर वापस जाइए और देखिए कि एक डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है ना, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स के लिए आपने क्या लिखा है, वो बाइलैटरल होता है कि यूनिलैटरल होता है, क्या होता है इन दोनों में से, है ना। इस सर्किट में पहली गलती आपको वहीं पे दिख जाएगी, इस सर्किट में पहला मिस्टेक आपको वहीं पे मिल जाएगा। अगर वो वाला कंसेप्ट आपको याद होगा तो तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, या पेज पीछे पलटेंगे तो भी दिख जाएगा। तो देखिए उस समय का पढ़ा हुआ कंसेप्ट कहां पे आके लग रहा है, किस जगह पे आके लग रहा है। राहुल वेरी गुड, दिनेश है ना, मिल गया ना ये पॉइंट। तो पहला चीज यार, जो अंदर बची हुई सर्किट है ना, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को मैं छोड़ भी दूं तो अंदर बची हुई ये जो पूरी पोर्शन है, ये जो पूरी सर्किट है, इट शुड हैव these 3 properties. It should be linear, it should be bilateral and it should be passive. ये तीनों में से एक भी मिसिंग होगा तो नहीं लग सकता रेसिप्रोसिटी।
राहुल हाँ यार, बट कोशिश ये रहती है कि कुछ भी चीज़ गलत ना लिखो आप लोग, है ना, इसलिए मैंने बोला स्पेलिंग गलत है करके, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कभी कभी हड़बड़ी में हम लिखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बट प्रैक्टिस में कुछ भी ऐसा नहीं लाना है जिससे कि गलती हो, है ना, ऐसा था। तो छोटी से छोटी मतलब मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूँ उसमें से एक भी चीज़, एक स्पेलिंग तक इधर का उधर ना हो, ताकि आप लोग तक एकदम सही नॉलेज जाना चाहिए, एक भी चीज़ गलत वाला नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब ये पॉइंट समझ में आया कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यार कि ये जो करंट सोर्स है ना, CDCS जो है, या कोई भी टाइप का करंट सोर्स जो है, इट इज यूनिलैटरल इन नेचर, इट इज यूनिलैटरल इन नेचर। इसलिए सर ये सर्किट नहीं लगेगा, मतलब इस सर्किट पर रेसिप्रोसिटी नहीं लगेगा सर, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, यहाँ तो करंट सोर्स आ गया इसलिए ऐसा हुआ, अब यही डिपेंडेंट सोर्स अगर वोल्टेज का होता तब लगता क्या? चलो तो फिर एक और आखिरी वेरिएशन नया बनाना पड़ेगा इस पे, एक और नया वेरिएशन बना लेते हैं वोल्टेज सोर्स वाला। सब एस्पेक्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे ना, तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी, सब एस्पेक्ट आपको पता रहेगा। चलिए, इस बार मैं सोर्स को थोड़ा चेंज कर देता हूं, इस बार इसको बना देते हैं वोल्टेज सोर्स, नाम वही रहने देते हैं 3i1 है ये वोल्टेज सोर्स। इस बार ऐसा है, ये सर्किट डी है। आखिरी बार बस जल्दी से बता दीजिएगा कि यहां रेसिप्रोसिटी लगनी है नहीं लगनी है, यहां रेसिप्रोसिटी वैलिड या इनवैलिड, क्या केस है? तो फर्स्ट 3 केसेस आपको मिल गया इनवैलिड, आखिरी केस है बस आखिरी केस है, ये बता दिए तो फिर कुछ नहीं रखा है इसमें। चलिए देखते हैं, राहुल का रिप्लाई तो आ चुका है। दिस इज अ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब भाई वोल्टेज सोर्स के लिए आपने वहां पे तो ऐसा नहीं लिखा था कि यूनिलैटरल है, शायद आपने बायलैटरल लिखा होगा, देख लीजिएगा एक बार। अब यहां पे लगेगा नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो क्या रीजन है, क्यों नहीं लगेगा? रिंकू ने लिखा नो, राहुल ने लिखा नो, इनवैलिड है सर, अनुपा ने लिखा इनवैलिड है, दिनेश नहीं लगेगा, मनीष ने लिखा कि इनवैलिड है। यही 4 कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा कोई 5वीं कंडीशन नहीं बनेगी, है ना। हाँ, अब इसमें अलग अलग टाइप का डिपेंडेंट सोर्स आ सकता है, बट ओवरऑल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 कंडीशन अगर आप समझ गए इनफ है। यही 4 कंडीशन लगनी है। चलिए देखते हैं, इसके केस में जो कंडीशन आप बताएंगे वो सेम कंडीशन इस पर भी लागू होगी, मतलब ये 2 वजह से इनवैलिड रहेगा, ये चलो एक रीजन से भी अगर होगा तो। विवेक यूनिलैटरल का केस है, करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा उस पर डिपेंड करेगा वोल्टेज सोर्स। देखिएगा, सिंपल सा थिंग है, अगर ये हमारा एक्साइटेशन, इफ दिस इज एक्साइटेशन, ठीक, इसकी वजह से प्रोवाइड हो रहा है क्या? I1, और हम यहां पे बाहर क्या देख रहे हैं? रिस्पॉन्स। देखिए अब क्या होगा, ये नेटवर्क पूरी तरह से पैसिव है। अगर मैं इस एक्साइटेशन को रिमूव कर देता हूं, तो इस एक्साइटेशन को मैं हटा दूं तो ये नेटवर्क इट इज फुल्ली पैसिव। प्रॉब्लम ये है कि अगर इस एक्साइटेशन की जगह को जब मैं चेंज करूंगा, सपोज कर लीजिए कि ये 10 वोल्ट का सोर्स उठा के मैं यहां पे ले आता हूं, ऐसा एक्साइटेशन की जगह को मैं यहां पे ले आया और रिस्पॉन्स इसके बदले इस तरफ देख रहा हूं, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये जाएगी कि ये जो अंदर बैठा हुआ सोर्स है ना, ये भी काम करने लग जाएगा। क्यों? ये 10 वोल्ट जैसी अपनी जगह बदलेगा, यहां से I1 की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। I1 की मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से अंदर का सर्किट अब पैसिव नहीं रहेगा, इट विल बिकम एन एक्टिव सर्किट, वो एक्टिव की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो अगर मैं इसको छोड़ के भी देखूं, इस 10 वोल्ट को हटा के भी देखूं, तो उतने देर तक तो ये पैसिव दिख रहा है, लेकिन जब एक्साइटेशन वापस से लगाऊंगा सर्किट में, तो यहां 2 एक्टिव सोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगेन फिर से मैं याद दिला देता हूं कि डिपेंडेंट सोर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसके बारे में लिखा हुआ था कि डिपेंडेंट सोर्स कुछ कंडीशन में पैसिव की तरह बिहेव करता है और कुछ कंडीशन में एक्टिव की तरह भी बिहेव करता है। तो ये वही सिनारियो होगी जहां पे ये एक्टिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये जिस करंट पे डिपेंड कर रहा है वो करंट इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जरूर फ्लो होगी। अगर मान लीजिए ये I1 पे डिपेंड कर रहा होता और I1 करंट वोल्टेज सोर्स के यहां होने पर कभी आती ही नहीं, ये 0 आता है इसका वैल्यू, तो फिर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। लेकिन फिलहाल ये जिस करंट पे डिपेंड कर रहा है वो करंट इस एक्टिव वोल्टेज सोर्स के थ्रू मिल रही है हमको, सो इट विल आल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ एक्टिव सर्किट। और हमने रेसिप्रोसिटी में लिखा भी हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए,
कि एक्साइटेशन रिस्पॉन्स को चाहे कितना भी चेंज कर दो, सर्किट हर समय आपका पैसिव स्टेट पर ही रहना चाहिए। सर्किट हर समय आपका पैसिव स्टेट पर ही रहना है, मतलब जो ये बीच का सर्किट है इट शुड ऑलवेज एक्ट एज अ पैसिव सर्किट, लीनियर बाइलैटरल पैसिव नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। भले एक्साइटेशन में इधर से प्रोवाइड करूं या इधर से, किसी भी केस में। तो जब एक्साइटेशन का हम जगह भी बदलेंगे तो भी एक्टिव की तरह बिहेव करेगा, पहले भी ये अंदर का सर्किट एक्टिव की तरह बिहेव करेगा। सो फॉर ऑल द 4 केसेस किसी में नहीं अप्लाई होगा, है ना। तारिक ने पूछा कि सर अगर VDVS होता तो क्या होता। VDVS के केस में भी वही होता, डिपेंडेंट सोर्स अगर बीच में आ गया ना तो वो डिपेंड करेगा कहीं की वोल्टेज पे। हाँ, ऐसे जगह का वोल्टेज है जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, जिस जगह पे वोल्टेज आएगी ही नहीं, एक्टिव सोर्स से वोल्टेज वहां पर बनेगी ही नहीं, तब फिर हो सकता है कि आपका वो पूरा नेटवर्क पैसिव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एज लॉन्ग एज वो जिस भी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है उस जगह की वोल्टेज एक्टिव सोर्स से बन रही है, तब तक वो एक्टिव ही रहेगा, तब तक वो एक्टिव की तरह बिहेव करेगा, है ना तारिक। तो ये कंडीशन है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाने का ये उपाय है, ये इसका बेसिक्स था। ये 3-4 पॉइंट ऐसा है जो आपको बनना चाहिए। तो ये एनालिटिकल पॉइंट्स थे, इस पे हम एनालिसिस कर करके ये चारों पॉइंट को स्टडी किए। अब अगली क्लास से जब मिलेंगे तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे मस्ट टाइप से। अभी तो टाइम कम बचा है, मैं देख रहा हूँ, है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम से जब मिलेंगे तो इसका आप सवाल बनाएंगे सीधे सीधे। अब आप इसका मेजर चीज समझ चुके हैं, इसका स्टेटमेंट भी समझ गए, क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, इसका एनालिसिस भी आप लोग को समझ में आ गया। तो वही चारों क्वेश्चन, वही चारों जो पॉइंट्स थे, वही था उसका कंसेप्ट पूरा का पूरा। तो अब आपको रेसिप्रोसिटी में कोई घुमा नहीं सकता है। हाँ, नेक्स्ट क्लास है ना नवीन। चलिए, तो अभी की क्लास एकदम फ्री है ना। अब नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। कल एग्जैक्टली 3 बजे कल मिलते हैं, ठीक। आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप कर लेते हैं, अगले सेशन पर मिलते हैं मस्ट टाइप से। तब तक यहाँ तक जो भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वो बढ़िया से आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। कल मिलता हूँ, इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।